कंपाउंड लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस इन डेप्थ एनालिसिस सेशन में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चूक से शुरुआत करेंगे जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट करता है। हाँ, और देखिए ये मिस्टेक आजकल काफी कॉमन हो गई है। एग्जैक्टली होता यह है कि कहीं से कोई नया स्टडी मटेरियल मिला और बस तुरंत डाउनलोड बटन दब गया। राइट, बिना सोचे समझे बस सेव कर लिया। बिल्कुल। और ऐसे करते करते ना लैपटॉप्स और फोन्स में पीडीएफ्स का एक लंबा चौड़ा डिजिटल कब्रिस्तान बन जाता है। एक ऐसा पहाड़ जिसे दोबारा कभी खोलकर देखा ही नहीं जाता। वही तो। और प्रॉब्लम यह है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी सिर्फ डेटा जमा करने से नहीं आती। ट्रू। उस डेटा को डिकोड करने से आती है। इसलिए उस पीडीएफ को खोलने से पहले ये बेहद जरूरी है कि इस पूरे ऑडियो सेशन को अंत तक ध्यान से सुना जाए। हाँ, ताकि एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल फाउंडेशन बन सके। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अब सीधे फैक्ट्स नहीं पूछे जाते। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि किसी भी आंकड़े के पीछे का वाई और हाउ क्या है। राइट, वो इंटरलिंकिंग देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर एक आंकड़ा बढ़ रहा है और दूसरा गिर रहा है तो उनके बीच का विरोधाभास या कॉजैलिटी क्या है। आज के इस डिस्कशन का मकसद ही यही है कि उस रॉ डेटा को एक क्लियर लॉजिकल नैरेटिव में बदला जाए, ताकि कॉन्सेप्ट्स दिमाग में पूरी तरह से उतर जाए। तो चलिए अपने सोर्स मटेरियल के टाइटल और इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं स्लाइड के टेक्स्ट को वर्ड फॉर वर्ड पढ़ूंगी। जरूर। यहाँ लिखा है द मार्च 2026 डोजियर और इसका सबटाइटल है एन एग्जॉस्टिव कंपेंडियम ऑफ बैंकिंग, रेगुलेटरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक अफेयर्स। काफी एग्जॉस्टिव साउंड कर रहा है। हाँ, और उसके बाद इंट्रोडक्शन में दिया गया है दिस मेटिकुलसली क्यूरेटेड इंटेलिजेंस डेक synthesizes the critical policy shifts, Right. macroeconomic vitals, regulatory enforcement, and infrastructure hyperscaling, defining the first half of March 2026. Okay. Designed exclusively for advanced competitive exam preparation. तो इसमें काफी heavy words use हुए हैं। हाँ, इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन में हर शब्द स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है। क्रिटिकल पॉलिसी शिफ्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपरस्केलिंग जैसे टर्म्स इशारा करते हैं कि ये कोई रूटीन करंट अफेयर्स की लिस्ट नहीं है। अच्छा। ये उन मैक्रो लेवल चेंजेस का ब्लूप्रिंट है जो मार्च 2026 के पहले आधी महीने में पूरे सरकारी तंत्रों और इकोनॉमी की दिशा तय कर रहे हैं। Got it. अगर इसको एक एनालॉजी से समझाया जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एक हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह होती है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये डोजिए उस इंजन का डायग्नोस्टिक मैनुअल है। रट्टा मारने से इंजन ठीक नहीं होता। वही तो। एक एस्पिरेंट को समझना होगा कि कौन सा पॉलिसी शिफ्ट उस इंजन को अपग्रेड कर रहा है, कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ा उसमें फ्यूल डाल रहा है, और रेगुलेटरी एनफोर्समेंट कैसे उस इंजन को ओवरहीट होने से बचा रहा है। ये एनालॉजी बहुत एप्ट है। अगर एग्जाम में एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया तो ये मैकेनिज्म समझना ही सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। एग्जैक्टली। और इस इंजन को चलाने वाले मेन पुर्जे क्या हैं, उन्हें समझने के लिए हमें उन बड़े ट्रेंड्स को देखना होगा जो पूरे देश के सिस्टम को ड्राइव कर रहे हैं। राइट। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके। यहाँ हेडिंग दी गई है सिंथेसिस, द मेगा ट्रेंड्स, द 3 स्ट्रेटेजिक वेक्टर्स ड्राइविंग द स्टेट अपैरेटस। इसमें 3 मेन वेक्टर्स हैं जिनके हर एक बिंदु को हमें डिटेल में देखना है। बिल्कुल। पहला वेक्टर क्या कह रहा है? द पुश फॉर सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। इसके अंदर 3 मेजर पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। पहला, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन सेट ऑसिलेशन ट्रायल्स। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये। हाँ। दूसरा है अग्निकुल्स 3D प्रिंटेड अग्नि बूस्टर टेस्ट। और तीसरा IAF's वायुबान हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड ड्रोन प्रोजेक्ट। इन तीनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ इवेंट्स नहीं है, ये टेक्नोलॉजी में हमारी आत्मनिर्भरता के अलग अलग आयाम हैं। लेकिन एक डाउट आता है यहाँ पर। बोलिए। ये ऑसिलेशन ट्रायल्स का एक्चुअल टेक्निकल मतलब क्या होता है? देखिए, ऑसिलेशन ट्रायल्स किसी भी नई ट्रेन सेट के कमर्शियल रोल आउट से पहले का सबसे क्रिटिकल फेज होते हैं। अच्छा। जब हाइड्रोजन पावर ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती है तो ये ट्रायल्स चेक करते हैं कि हाई स्पीड पर ट्रैक और ट्रेन के बीच के लैटरल और वर्टिकल फोर्सेस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सेफ्टी और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। एग्जैक्टली। और इस टेस्ट का पास होना ये दिखाता है कि ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में हमारी इंडिजिनस इंजीनियरिंग पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है। ओह वाओ। और ये जो अग्निकुल का पॉइंट है, अग्निकुल का अग्निटे
बूस्टर टेस्ट इसका एक और उदाहरण है। देखिए, 3D प्रिंटिंग से इंजन या बूस्टर बनाने का मतलब है रैपिड प्रोटोटाइपिंग और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भारी गिरावट। तो इसेंशियली स्पेस टेक सस्ता हो रहा है। हाँ, और ये दर्शाता है कि प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब ग्लोबल स्पेस रेस में इंडिपेंडेंटली compete कर सकता है। राइट। और तीसरा पॉइंट जो वायुबान प्रोजेक्ट का था। जहां तक IAF के वायुबान प्रोजेक्ट की बात है, हेलीकॉप्टर से ड्रोन स्वॉर्म्स ड्रॉप करना मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा है। एनिमी रेडार को इवेट करने के लिए ये डिफेंस इंडिजनाइजेशन का एक काफी बड़ा कदम है। गॉट इट। अब दूसरा वेक्टर देखते हैं जहां एक्चुअल में इंजन की कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। हाँ, वेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपर स्केलिंग। इसके अंदर पॉइंट्स हैं नोएडा एयरपोर्ट फेज 1 इनॉग्रेशन, जिसका अमाउंट है 11,200 करोड़। मैसिव इन्वेस्टमेंट है ये। फिर है रिवैम्प्ड UDN रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, और तीसरा पॉइंट है स्वीपिंग जाइका ओडा लोन्स, टोटल 16,420 करोड़। ओके। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, पर ये हाइपर स्केलिंग शब्द का जुड़ना क्या दर्शाता है, और ये जाइका ओडा का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, हाइपर स्केलिंग का मतलब है कि सिर्फ सड़कें या एक दो बिल्डिंग नहीं बन रही हैं, हाँ, बल्कि ऐसी मेगा फैसिलिटीज बन रही हैं जो पूरे सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का स्केल कई गुना बढ़ा देंगी। 11,200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ नोएडा एयरपोर्ट फेज 1 का इनॉग्रेशन सिर्फ एक एयरपोर्ट बनना नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक नए कार्गो और ट्रेड हब का बनना है जो एक्सपोर्ट्स को स्पीड अप करेगा। उसी तरह उड़ान स्कीम को रिवैम्प करने का ऑब्जेक्टिव है टियर 2 और टियर 3 सिटीज की छोटी इकोनॉमीज को इस बड़े नेशनल इकोनॉमिक ग्रिड के साथ इफेक्टिवली जोड़ना। अच्छा, ताकि वो आइसोलेटेड ना रहे। एग्जैक्टली। और इस स्केल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सस्ती कैपिटल चाहिए होती है। यहाँ जीका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के ODA लोन्स आते हैं। ये ओडिया का फुल फॉर्म क्या है? ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। देखिए, ये कमर्शियल लोन्स की तरह नहीं होते। इनकी ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट लगभग ना के बराबर होती है और रीपेमेंट पीरियड बहुत लंबा होता है। ओके, तो ये काफी फेवरेबल लोन्स होते हैं। बिल्कुल। और 16,420 करोड़ रुपए के इन स्वीपिंग लोन्स का मिलना ये साबित करता है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन पर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आई सी। तीसरा वेक्टर अब जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा है। हेडिंग है प्रोएक्टिव जियोपॉलिटिकल रिस्क मिटिगेशन। इसके पॉइंट्स क्या हैं? इसके पॉइंट्स हैं इंडियन नेवीज ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, फिर फॉर्मेशन ऑफ 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स फॉर द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, और आखिरी पॉइंट स्ट्रेटेजिक इंसुलेशन ऑफ क्रिटिकल टेक सप्लाई चेन्स। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। हाँ, और यहाँ एक नेचुरल सवाल उठता है। एक तरफ हम आत्मनिर्भरता और इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल रिस्क मिटिगेशन है, जहां पूरा फोकस दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स पर है। राइट। क्या लॉजिकली देखा जाए तो ये आत्मनिर्भरता और जियोपॉलिटिक्स एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं बन जाते? ये लिंकेज वाकई फंडामेंटल है। और देखिए, मेंस एग्जाम में ऐसे ही क्रॉस डोमेन कनेक्शंस पर मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भरता देश के अंदर की मसल बिल्ड करते हैं, पर उस मसल का क्या फायदा अगर बाहर से आने वाला कोई झटका उसे तोड़ दे? वही तो। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी इकोनॉमी के फ्यूल से है। इंडियन नेवी का ये ऑपरेशन सी लेन्स को पेट्रोल करके ये इंश्योर करता है कि हमारे ऑयल टैंकर्स बिना किसी अटैक के सेफ रहें। क्योंकि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एग्जैक्टली। और इसीलिए सरकारी मशीनरी ने 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए हैं ताकि पॉलिसी रिस्पॉन्स रियल टाइम में हो सके। और क्रिटिकल टेक सप्लाई चेन्स जैसे सेमीकंडक्टर्स या रेयर अर्थ मेटल्स को इंसुलेट करना इसलिए जरूरी है ताकि अगर ग्लोबल ट्रेड वॉर्स बढ़ें तो हमारी टेक और डिफेंस इंडस्ट्रीज रुक ना जाएं। तो आसान शब्दों में, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी ताकत है और रिस्क मिटिगेशन उस ताकत की ढाल यानी शील्ड है। बहुत बढ़िया तरीके से समअप किया आपने। थैंक यू। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इन मैक्रो ट्रेंड्स का मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों पर क्या असर हो रहा है, उसको इस स्लाइड में डिटेल में समझाया गया है। ओके। हेडिंग है मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, ग्लोबल एजेंसीज रिवाइज इंडियाज FY26 एंड FY27 आउटपुट। सबसे पहले डोमेस्टिक बेसलाइन वाला ब्लॉक पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए। The MOSPI finalized the base year shift from 2011-12 to 2022-23. Against this baseline, FY26 real GDP growth is estimated at 7.6%, जिसका अमाउंट ब्रैकेट में है 322.58 लाख करोड़। एक बहुत बड़ा अपडेट है ये। राइट। फिर इसके ठीक नीचे द 26-27 इकोनॉमिक आउटलुक मैट्रिक्स दिया गया है। मैं इन सभी एजेंसीज के डेटा को एक एक करके
ठीक वैसे ही पढ़ूंगी जैसे वो लिखे हैं। जरूर, क्योंकि इन एजेंसीज के फोरकास्ट का डाइवर्जेंस ही सबसे बड़ा एनालिटिकल पॉइंट है यहाँ। मैट्रिक्स में पहला इंस्टीट्यूशन है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। इनका टेक्स्ट है अपग्रेडेड FY27 ग्रोथ बाय 40 BPS टू 7.1%, अपग्रेडेड FY26 बाय 0.4% टू 7.6%। तो काफी ऑप्टिमिस्टिक है ये। हाँ, दूसरा इंस्टीट्यूशन है OECD। यहाँ लिखा है Interim report downgraded FY27 by 10 BPS to 6.1%, while projecting a strong 7.6% for FY26. अच्छा, ये थोड़ा अलग पिक्चर दे रहे हैं अगले साल के लिए। तीसरा इंस्टीट्यूशन है Fitch Ratings। इसमें है projected FY26 at 7.5% ब्रैकेट में an upgrade and FY27 at 6.7%। और आगे एक और पॉइंट है, ग्लोबल GDP प्रोजेक्टेड एट 2.6%। इन्होंने ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी ऐड कर दिया। और चौथा इंस्टीट्यूशन है गोल्डमैन सैक्स। यहाँ कुछ थोड़ा नेगेटिव है। लोवर्ड CY26 फोरकास्ट फ्रॉम 7% टू 5.9%, साइटिंग द US-Iran कॉन्फ्लिक्ट। ये काफी बड़ा ड्रॉप है। हाँ, उसके बाद इसी स्लाइड पर एक आखिरी ब्लॉक है, फिस्कल एंकर। यहाँ लिखा है इन्फ्लेशन टारगेट लॉक्ड। MOF retain the framework unchanged for a third consecutive 5-year term, जो कि है April 1, 2026, March 31, 2031। ओके। आगे लिखा है टारगेट 4% ब्रैकेट में, टॉलरेंस बैंड 2%, 6%, मैंडेटेड अंडर सेक्शन 45 ZA ऑफ द RBI एक्ट। देखिए, इस एक स्लाइड में कम से कम 5 एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। बिल्कुल। मेरा सबसे पहला ध्यान इस बेस ईयर शिफ्ट पर जाता है। MOSP ने 2011-12 से बेस ईयर हटाकर 2022-23 कर दिया है। एडवांस लेवल पर इसका एक्चुअल मैथमेटिकल और इकोनॉमिक लॉजिक क्या होता है? इसे कोर कॉन्सेप्ट के तौर पर समझना होगा हमें। रियल GDP मेजर करने के लिए ना एक कांस्टेंट बेस ईयर की प्राइसेस का इस्तेमाल होता है ताकि इन्फ्लेशन का असर हटाया जा सके। राइट। जब 2011-12 का बेस ईयर था तो इकोनॉमी का बास्केट बिल्कुल अलग था। उस वक्त सोचिए, UPI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या एडवांस डिजिटल सर्विसेज का वेटेज ना के बराबर था। हाँ, उस टाइम तो ये सब इतना प्रेवलेंट नहीं था। जबकि ऑब्सोलीट आइटम्स का वेटेज ज्यादा था। MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जब बेस ईयर 2022-23 किया तो उन्होंने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसे हम IIP कहते हैं, और इन्फ्लेशन बास्केट्स में नई कंजम्पशन रियलिटीज को ऐड किया। तो इससे बेसिकली होता क्या है? इस वेटेज के अपडेट होने से डिनोमिनेटर चेंज होता है और अर्थव्यवस्था का ज्यादा सटीक और बड़ा आकार सामने आता है। नई बेसलाइन के आधार पर FY26 की रियल GDP ग्रोथ 7.6% निकल कर आई है, जिसका टोटल वॉल्यूम वो 322.58 लाख करोड़ बनता है। और दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब अगर हम आउटलुक मैट्रिक्स की एजेंसीज को देखें तो यहाँ टर्म यूज हुआ है BPS यानी बेसिस पॉइंट्स। S&P ने 40 BPS अपग्रेड किया और OECD ने 10 BPS डाउनग्रेड किया। हाँ। बेसिक क्लैरिटी के लिए 100 BPS का मतलब 1% होता है। लेकिन यहाँ जो कॉज़ैलिटी समझनी है वो ये है कि एजेंसीज के एस्टिमेट्स आपस में इतने अलग क्यों हैं? ये एक काफी कॉमन डाउट है। I mean, S&P और फिच को लग रहा है ग्रोथ बढ़ेगी, जबकि OECD और खास करके गोल्डमैन सैक्स का रुख बिल्कुल नेगेटिव है। देखिए, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए है क्योंकि हर एजेंसी का रिस्क वेटिंग मॉडल अलग होता है। अच्छा। S&P और फिच जैसे इंस्टीट्यूशंस डोमेस्टिक मोमेंटम को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपर स्केलिंग हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, जो एक्चुअली डोमेस्टिक ग्रोथ को फ्यूल करेगा। ओके, तो वो अंदर की स्ट्रेंथ देख रहे हैं। एडवांस्ड इकोनॉमीज के डेटा को ज्यादा ट्रैक करता है। अगर यूरोप या अमेरिका में ग्रोथ धीमी होगी तो वहां हमारे एक्सपोर्ट्स कम जाएंगे, इसलिए उन्होंने FY27 के लिए स्लाइड डाउनग्रेड किया। और गोल्डमैन सैक्स ने तो सीधा 7% से गिरा के 5.9% कर दिया है। उन्होंने स्पेसिफिकली US-Iran कॉन्फ्लिक्ट का रीजन दिया है। इस जियोपॉलिटिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्रॉस कनेक्शन के पीछे का लॉजिक क्या है? गोल्डमैन सैक्स का मॉडल एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। देखिए, US-Iran कॉन्फ्लिक्ट का सीधा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ता है, जहां से ऑयल आता है। एग्जैक्टली, जहां से दुनिया के क्रूड ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत अपनी ऑयल जरूरत का ज्यादातर हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी और क्रूड ऑयल के दाम आसमान छुएंगे। इससे देश का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। हाँ, जिससे इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन आएगा। जब चीजें महंगी होंगी तो आम आदमी का कंजम्पशन गिरेगा और अल्टीमेटली ग्रोथ धीमी हो जाएगी।
यहाँ पर किसी भी एजेंसी का मॉडल गलत नहीं है, बस उनका लेंस अलग है। S&P डोमेस्टिक टेलविंड्स देख रहा है, जबकि गोल्डमैन एक्सटर्नल हेडविंड्स पर फोकस कर रहा है। गॉट इट। और इसी एक्सटर्नल इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन से इकोनॉमी के इंजन को ओवरहीट होने से बचाने के लिए फिस्कल एंकर का रोल आता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। MOF यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अगले 5 साल के लिए फिर से 4% का इन्फ्लेशन टारगेट लॉक कर दिया है, जिसका टॉलरेंस बैंड 2 से 6% है। और ये एक्सप्लिसिटली सेक्शन 45ZA ऑफ द RBI एक्ट के अंडर मैंडेटेड है। हाँ, ये कंटिन्यूटी मार्केट को क्या सिग्नल देती है? देखिए ये फ्रेमवर्क ना सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। जब बाहरी दुनिया में अनसर्टेनिटी हो, जैसे वही US ईरान कॉन्फ्लिक्ट, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये आश्वासन चाहिए होता है कि देश की सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए कमिटेड हैं। ये 4% का एंकर उस इंजन के कूलेंट का काम करता है। राइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब इन सभी प्रोजेक्शन से निकलकर इकोनॉमी के करंट हेल्थ चेकअप पर आते हैं। ओके, लेट्स सी करंट डेटा क्या कहता है। हेडिंग है मैक्रो इकोनॉमिक वाइटल साइंस, डेफिसिट्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड लेबर पे आउट्स। यहाँ स्लाइड को 4 अलग-अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। मैं उन्हें एक-एक करके एग्जैक्टली पढ़ रही हूँ। जरूर। पहला ब्लॉक है ट्रेड एंड डेफिसिट्स। इसमें FDI का डेटा है। FDI Q3 inflow hit 12.69 B, registering a 16.6% year-on-year growth. काफी अच्छा ग्रोथ है। और इसके ठीक बगल में लिखा है करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD Q3 widened to 13.2 B, जो कि ब्रैकेट में है 1.3% of GDP, driven by a widening merchandise trade deficit. ये पहला ही ब्लॉक अपने आप में बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। एक तरफ देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 16.6% बढ़ गया है, जिसका मतलब है कि दुनिया भर का पैसा देश में आ रहा है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़कर 13.2 B हो गया है। अक्सर एस्पिरेंट सोचते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ना हम हमेशा बुरी खबर होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। राइट। लेकिन यहाँ एक आहा मोमेंट हो सकता है। अगर पिछली स्लाइड में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपर स्केलिंग की बात की थी, जैसे नोएडा एयरपोर्ट का बनना, तो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए हेवी मशीनरी और कैपिटल गुड्स तो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट। तो क्या इस स्पेसिफिक सिनारियो में ये CAD का वाइडन होना वाकई एक वीकनेस है, या ये फ्यूचर कैपेसिटी बिल्ड करने की अनअवॉइडेबल कॉस्ट है? ये एक शानदार एनालिटिकल कनेक्शन बनाया आपने। सभी CAD नेगेटिव नहीं होते। अगर इंपोर्ट बिल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग सिर्फ लग्जरी फॉरेन कार्स या कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे हैं, तो वो खतरनाक है। राइट, वो कंजम्पशन लेड हो गया। लेकिन अगर मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इकोनॉमी प्रोडक्टिव कैपिटल गुड्स, हैवी मशीनरी और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रही है, जो कल को फैक्ट्रीज और एयरपोर्ट्स बनाएंगे, तो ये ग्रोथ इंड्यूसिंग CAD होता है। एग्जाम में ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। मेक्स कंप्लीट सेंस। अब दूसरा ब्लॉक देखते हैं, लेबर एंड प्राइसेस। ओके। यहाँ लिखा है NSO PNFS ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्ड टू 4.9% इन Feb 2026, वर्कर पॉपुलेशन रेशो यानी WPR स्टेबल एट 53.2%, मॉस्पी प्रोविजनल रिटेल इन्फ्लेशन CPI रोज टू 3.21% इन Feb। देखिए NSO का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS बताता है कि बेरोजगारी दर गिरकर 4.9% पर आ गई है और WPR 53.2% पर स्टेबल है। WPR का मतलब होता है कि टोटल वर्किंग एज आबादी का कितना बड़ा हिस्सा एक्चुअल में एम्प्लॉयड है। ओके। साथ ही CPI इन्फ्लेशन 3.21% पर है, जो RBI के 4% टारगेट और 2.6% के बैंड के सेफ जोन में बैठा है। ये सभी इंडिकेटर्स एक अच्छी मैक्रो स्टेबिलिटी दर्शाते हैं। लेकिन असली पैराडॉक्स यानी सबसे बड़ा विरोधाभास अगले ब्लॉक में छुपा है। वो क्या है? तीसरा ब्लॉक है एग्री GVA। नंबर्स है FY26 एग्रीकल्चरल ग्रॉस वैल्यू एडेड इज प्रोजेक्टेड टू फॉल टू 2.4%, जिसके आगे ब्रैकेट में है डाउन फ्रॉम 4.9% इन FY25, इंडिकेटिंग वीक सेक्टोरल मोमेंटम। ये तो एक मैसिव रेड फ्लैग लग रहा है। एक तरफ हम पढ़ रहे थे कि रियल GDP ग्रोथ 7.6% होने का एस्टिमेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप होके 4.9% आ गया है, FDI बूम कर रहा है। Right. लेकिन एग्री GVA 4.9% से गिरकर अचानक 2.4% पर आ गया है। GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का आकार अचानक आधा हो जाना, जबकि ओवरऑल इंजन 7.6% पर भाग रहा हो, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए?
ये पैराडॉक्स ही ना आज के मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक एडवांस्ड कैंडिडेट को इस अनइवन ग्रोथ पैटर्न को समझना ही होगा। तो इसका रीजन क्या है? एफडीआई और अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स दिखाते हैं कि फॉर्मल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर अलग चैलेंजेस फेस कर रहा है। जीवीए मेजर करता है कि उस स्पेसिफिक सेक्टर ने इकोनॉमी में एक्चुअल नेट वैल्यू कितनी ऐड की, सब्सिडीज और टैक्सेस हटाकर। अच्छा। जब एग्री जीवीए 2.4% पर आता है तो इसका मतलब है कि इनपुट कॉस्ट्स बढ़ गए हैं, या शायद मॉनसून के एराटिक पैटर्न जैसे क्लाइमेट फैक्टर्स ने यील्ड को बुरी तरह इंपैक्ट किया है, जिसका डायरेक्ट असर फार्म इनकम्स पर पड़ता होगा। बिल्कुल, फार्म इनकम्स और रूरल डिमांड पर पड़ता है। भले ही पीएलएफएस में ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट दिख रहा हो, पर क्या वो एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड या अंडर एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, ये सोचना जरूरी हो जाता है यहाँ पर। काफी डीप पॉइंट है ये। अब चौथा और आखिरी ब्लॉक पढ़ते हैं, ईपीएफओ पे आउट। लिखा है 8.25%, EPFO interest rate retained at 8.25% for 2025-26, decided at the 239th CBT meeting chaired by Minister Dr. Mansukh Mandavia. Crucially, includes a one-time amnesty scheme for exempted trusts. ओके। यहाँ दो टेक्निकलिटीज हैं। एक तरफ इंटरेस्ट रेट को 8.25% पर बरकरार रखा गया है, जो सैलरीड क्लास के लिए स्टेबिलिटी है, पर ये वन टाइम एमनेस्टी स्कीम फॉर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट्स का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट्स वो एंटिटीज होती हैं जिन्हें अपना प्रोविडेंट फंड कॉर्पस खुद मैनेज करने की छूट होती है, बजाय ईपीएफओ के देने के। ओके। लेकिन इन पर ईपीएफओ के सख्त रेगुलेटरी नॉर्म्स लागू होते हैं। कई बार कंप्लायंस या रिपोर्टिंग में इन ट्रस्ट से टेक्निकल चूक हो जाती है। एमनेस्टी स्कीम का मतलब है कि गवर्नमेंट इन ट्रस्ट को एक आखिरी मौका दे रही है कि वो अपने पास्ट कंप्लायंस इश्यूज को ठीक कर लें, बिना भारी पेनल्टी भरे। ओह, आई सी। ये रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट को स्मार्टली यूज करने का एक तरीका है, सिर्फ डंडा नहीं चलाना, बल्कि कंप्लायंस को इनकरेज करना, जिससे अल्टीमेटली लाखों कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड सेफ रहे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, कैपेक्स। अगर इसको एक एनालॉजी से समझे तो कैपेक्स किसी देश की इकोनॉमी के लिए वैसा ही है जैसे एक बिल्डिंग के लिए मजबूत नींव और सरिया। अरे बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। अगर नींव पावरफुल नहीं है तो बाकी स्ट्रक्चर कितना भी अच्छा हो, बिल्डिंग स्केल नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। तो स्लाइड 1 पर हमारे पास एसबीआई रिपोर्ट एनालिसिस ऑन एसेट क्रिएशन का डेटा है। यहाँ से क्लियरली दिखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस नींव को कितने मैसिव स्केल पर अपग्रेड कर रही है। राइट। अगर हम इस बार चार्ट के क्रोनोलॉजिकल डेटा पर ध्यान दें तो ट्रेजेक्टरी सच में अनप्रेसिडेंटेड है। आई मीन फाइनेंशियल ईयर 2016 यानी FY16 में सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स सिर्फ 2.5 लाख करोड़ था। ओके, 2.5 लाख करोड़। हाँ, फिर FY18 में ये 3.2 लाख करोड़ हुआ। उफ। FY20 आते आते 4.0 लाख करोड़, और फिर FY22 में एक स्टीप जंप देखने को मिला। वेट, स्टीप जंप मतलब कितना? यहाँ फिगर डायरेक्ट 6.9 लाख करोड़ पर पहुंच गया था। ओह वाओ, ओ ग्रोथ रुकी नहीं है ना। FY24 में फिगर 7.2 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। एग्जैक्टली। और अब FY26 के लिए ये डायरेक्टली एक मैसिव 11.2 लाख करोड़ पर बैठा है। 11.2 लाख करोड़, ये सच में एक ह्यूज नंबर है। लेकिन यहाँ प्रोजेक्शंस और भी फैसिनेटिंग है। जो प्रोजेक्टेड FI कमीसावीन का डेटा है वो फर्दर लगभग 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब FY27 में ये फिगर 12 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस कर देगा। बिल्कुल, ये 12 लाख करोड़ का नंबर कुछ छोटा अमाउंट नहीं है। ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपर स्केलिंग पर कितना एग्रेसिव बेट लगाया जा रहा है। राइट। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ एक टेक्निकल टर्म है जो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, इफेक्टिव कैपेक्स। FY26 के लिए ये फिगर एक्चुअल बजट से कहीं ज्यादा यानी 15.5 लाख करोड़ कैलकुलेट किया गया है। आई मीन ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। वेट, मुझे इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करने दीजिए पहले। इफेक्टिव कैपेक्स 15.5 लाख करोड़ कैसे हो गया जब एक्चुअल एलोकेशन 11.2 लाख करोड़ है? ये एक्स्ट्रा 4 या 5 लाख करोड़ कहाँ से ऐड हो रहे हैं? मैं समझता हूँ जो 11.2 लाख करोड़ है वो डायरेक्ट सेंट्रल कैपिटल आउटले है, लेकिन जब हम इसमें ग्रांट्स इन एड जो स्टेट्स को मिलते हैं कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए, उसको ऐड करते हैं। ओके, ग्रांट्स इन एड। हाँ,
और उसके साथ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी CPSEs की एक्स्ट्रा बजटरी स्पेंडिंग को भी फैक्टर इन करते हैं, तो एक्चुअल फिगर 15.5 लाख करोड़ बन जाता है। अच्छा, तो ग्राउंड लेवल पर मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐसे ही काम करता है। एग्जैक्टली सेंटर स्टेट्स को फंड देता है, स्टेट्स उससे रोड्स और ब्रिजेस बनाते हैं, जिससे रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ती है और जॉब्स क्रिएट होती हैं। गॉट इट। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल अप का एक बड़ा सब प्लॉट फॉरेन फंडिंग भी तो है, स्पेसिफिकली द जाइका ODA लोन्स मैट्रिक्स। राइट, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। हाँ, जाइका ने टोटल 16,420 करोड़ के लोन्स ग्रांट किए हैं। अगर हम इन चारों मेजर प्रोजेक्ट्स को ध्यान से देखें तो एक क्लियर नैरेटिव दिखता है यहाँ पे। बिल्कुल दिखता है। पहला फोकस तो अर्बन चोक पॉइंट्स को ठीक करना है। जैसे बेंगलुरु मेट्रो फेज 3, जो एक 44.65 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड प्रोजेक्ट है। इसके लिए जाइका ने 10,248 मिलियन जापानीज येन दिए हैं। राइट, ताकि वहां का ट्रैफिक और एमिशंस ड्रास्टिकली कम किया जा सके। और दूसरा प्रोजेक्ट भी ठीक इसी लाइन पर है, मुंबई मेट्रो लाइन 11 का। हाँ, ये एक 17.51 किलोमीटर अंडरग्राउंड स्ट्रेच है, जिसके लिए लगभग 92,400 मिलियन JPY एलोकेट हुए हैं। अंडरग्राउंड टनलिंग हाईली कैपिटल इंटेंसिव होती है, राइट? एग्जैक्टली इसलिए ऐसी फॉरेन टेक्निकल और फाइनेंशियल बैकिंग बहुत क्रूशियल होती है अर्बन मोबिलिटी सुधारने के लिए। लेकिन देखो, सिर्फ कंक्रीट और ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, बाकी दो प्रोजेक्ट्स इकोनॉमी के सोशल फैब्रिक को फ्यूचर प्रूफ कर रहे हैं। हाँ, तीसरा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र हेल्थ केयर का है, राइट, जहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए 62,294 मिलियन GPI दिए गए हैं, जिसका गोल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी UHC अचीव करना है। और चौथा है पंजाब हॉर्टिकल्चर। इसके लिए 18,684 मिलियन JPY का लोन मिला है, जिसका प्राइमरी एम क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग टेक्निक्स के जरिए डायरेक्टली फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करना है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है। पूछिए। जापान का या जाइका का इन अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इतना डीप इन्वॉल्वमेंट क्यों है? आई मीन, इसका इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? ये एसेंशली ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक क्लासिक प्ले है। देखिए, जापान के पास हिस्टोरिकली सरप्लस कैपिटल रहा है और नियर जीरो इंटरेस्ट रेट्स का एनवायरनमेंट भी, यानी वहां पैसा आइडल पड़ा है। एग्जैक्टली दूसरी तरफ इंडिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपर स्केलिंग के लिए चीप लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए। तो इन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी ओडा लोन्स के थ्रू जापान को एक स्टेबल रिटर्न मिलता है। हाँ, और भारत को लो कॉस्ट कैपिटल मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। इससे हमारी डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स और एफिशिएंट हो जाएंगी। ये म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट एक परफेक्ट लॉन्च पैड है। लेकिन जब इकोनॉमी में इतना बड़ा फंड फ्लो होता है तो सख्त बैंकिंग नियमों की आवश्यकता भी होती है ना? बिल्कुल होती है। बिना स्ट्रिक्ट ओवरसाइट के ये कैपिटल रिस्क बन सकता है। राइट, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं रेगुलेटरी कमांड की, स्पेसिफिकली RBI पॉलिसी और एनफोर्समेंट की। यहाँ पॉलिसी एंड कैपिटल नॉर्म्स सेक्शन में कुछ बहुत ही रेडिकल चेंजेस आए हैं। सबसे पहला झटका तो बैंक्स के डिविडेंड फ्रेमवर्क को मिला है, जिसे FY 27 के लिए रिवाइज कर दिया गया है। और ये रिवीजन बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। रूल बिल्कुल क्लियर है कि जिन बैंक्स का CET1 यानी कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो 8% या उससे कम है, उन्हें डिविडेंड्स देने से स्ट्रिक्टली बार कर दिया गया है। मतलब उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हाँ, पूरी तरह से। होल्ड ऑन, किसी एस्पिरेंट के लिए जो बाज़ल नॉर्म्स नेविगेट कर रहा है, ये इफेक्टिवली क्या मीन करता है? आई मीन, CET1 आखिर है क्या? और RBI इतना अग्रेसिव क्यों हो रहा है इस पे? देखिए, CET1 किसी भी बैंक का सबसे कोर, सबसे प्योर लिक्विड कैपिटल बफर होता है। ओके। ये वो पैसा है जो किसी सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस में बैंक को डूबने से बचाता है। RBI का लॉजिक यहाँ क्लियर है। अगर आपके पास कल को झेलने के लिए सॉलिड कैपिटल बफर नहीं है, तो आप आज का प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में नहीं बांट सकते। अच्छा, तो यहाँ डिपॉजिटर सेफ्टी को शेयर होल्डर प्रॉफिट के ऊपर प्रायोरिटाइज किया गया है। बिल्कुल। इसी रिस्क मैनेजमेंट की लाइन में कैपिटल एडिक्वेसी को लेकर थर्ड अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026 भी आए हैं। राइट, इसने काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क या CCR रूल्स को कंप्लीटली बज़ेल नॉर्म्स के हिसाब से अपडेट किया है। हाँ, और एक नया टेक्निकल कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपोजर या PFE एड ऑन फैक्टर्स। तो डेरिवेटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मैकेनिज्म है? डेरिवेटिव्स एसेंशियली फ्यूचर की इवेंट्स पर लगाए गए फाइनेंशियल बेट्स होते हैं। हाँ।
मार्केट जब हाईली वॉलेटाइल होता है तो आज का सेफ बेट कल का मैसिव लॉस बन सकता है। एग्जैक्टली। तो PFE एड ऑन फैक्टर्स फोर्स करते हैं कि बैंक्स इस पोटेंशियल फ्यूचर रिस्क को मैथमेटिकली कैलकुलेट करें। और उसके हिसाब से आज ही एक्स्ट्रा कैपिटल साइड में रख लें। राइट। ये कल के शॉक्स को एब्जॉर्ब करने की प्रीएम्प्टिव तैयारी है। और इसके साथ ही रिटेल लेवल पर ई-बैंकिंग कस्टमर प्रोटेक्शन रूल्स भी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे। यूनिवर्सल बैंक्स के ट्रांजिशन में भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। आरबीआई ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए NOFSC यानी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी की कंडीशन फॉर्मली रिलैक्स कर दी है। इसे थोड़ा डीकोड करें तो NOFSC एक तरह का रेगुलेटरी रिंग फेंस होता है जहां होल्डिंग कंपनी एक्चुअल ऑपरेशन से अलग लेती है। तो इस कंडीशन को हटाने का मतलब है कि रेगुलेटर अब AUSFB की इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी पर भरोसा कर रहा है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ मैच्योरिटी पर रिस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हो रहे हैं, वहीं एनफोर्समेंट और लेवीज में बिल्कुल लीवे नहीं दी जा रही। हाँ, मेजर पेनल्टीज का सेक्शन अगर हम देखें तो आरबीआई ने टोटल 2 करोड़ रुपए का फाइन ठोका है, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पाइन लैब शामिल है। और सिर्फ मैक्रो लेवल पर ही नहीं, टारगेटेड फाइन्स भी लगाए गए हैं। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड पर KMP यानी की मैनेजरियल पर्सनल नॉन कंप्लायंस के लिए 2.70 लाख का जुर्माना लगा है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल पर भी 11.5 लाख का फाइन इम्पोज हुआ है। लेकिन इन फाइन से कहीं ज्यादा बड़ा और फ्रैंकली अलार्मिंग डेटा पॉइंट बैंक लेवीज का है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से लगभग 11,000 करोड़ बटोर लिए हैं। ये नंबर्स रिटेल बैंकिंग का एक डार्क अंडरबेली है, एक्सपोज करते हैं। और वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने पिछले 5 सालों में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग से 28,600 करोड़ कमाए हैं। प्राइवेट बैंक्स का मिनिमम बैलेंस से 11,000 करोड़ कमाना, क्या ये पेनल्टीज अब बैंक्स के लिए एक नया रेवेन्यू मॉडल बन गई हैं? ये डिबेट इस वक्त टॉप पॉलिसी सर्कल्स में चल रही है। बैंक्स आर्ग्यू करते हैं कि एम्प्टी या लो बैलेंस अकाउंट्स को मेंटेन करने की एक ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। ओके, जिसे उन्हें रिकवर करना होता है। हाँ, लेकिन सिस्टेमिक लेवल पर गरीब डिपॉजिटर्स पर फाइन लगाकर रेवेन्यू बढ़ाना एक मॉरल हैजार्ड क्रिएट करता है। राइट। आरबीआई अनडाउटेडली इस अनोमली को डीपली मॉनिटर कर रहा होगा, और इन डोमेस्टिक रेगुलेटरी टग ऑफ वॉर्स के बीच मैक्रो लिक्विडिटी के लिए एक बड़ा अपडेट ग्लोबल स्वैप का भी आया है। ओह हाँ, आरबीआई और बैंक ऑफ जापान द्वारा $75 बिलियन के बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट को रिन्यू करने की न्यूज। एग्जैक्टली, जो फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी के खिलाफ एक सॉलिड सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। तो आरबीआई तो बैंक्स पर लगाम कस रहा है, लेकिन इंश्योरेंस और शेयर मार्केट में जो धोखाधड़ी होती है उसका क्या? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं ब्रॉड मार्केट ओवरसाइट पर। यहाँ मुंबई में हुई सेबी की 213th बोर्ड मीटिंग का सबसे बड़ा डिसरप्शन एक AI टूल था। हाँ, सेबी ने सुदर्शन नाम का एक AI डिप्लॉय किया है, और इसके स्केल का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसने आते ही 1.2 लाख मिसलीडिंग फिनफ्लुएंसर क्लेम्स को हटा दिया। सुदर्शन चक्र की तरह ये AI सोशल मीडिया के इन फर्जी फाइनेंस गुरुओं को काट रहा है। ये टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ब्रिलियंट यूज केस है। सुदर्शन AI फंडामेंटली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और पैटर्न रिकग्निशन यूज करता है। तो जो लोग YouTube या टेलीग्राम पर गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम्स प्रमोट करते हैं, AI उन्हें तुरंत फ्लैग कर देता है। राइट। ह्यूमनली 1.2 लाख अकाउंट्स को ट्रैक करना नामुमकिन था, पर AI ने इसे इंस्टेंटली क्लीन अप कर दिया। ये इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन ओवरलोड और फेक से बचाने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसके साथ ही सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए एक वेरीफाइड ऐप लेबल भी लॉन्च किया है। और लाइफ साइकिल फंड्स की भी शुरुआत की गई है। लाइफ साइकिल फंड्स, इसे कैसे समझना चाहिए? ये एसेंशियली ऑटो पायलट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं। जब इन्वेस्टर यंग होता है तो ये फंड ऑटोमेटिकली इक्विटी में ज्यादा रिस्क लेता है। अच्छा। और जैसे जैसे रिटायरमेंट एज आती है, ये खुद ब खुद अपना एलोकेशन सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में शिफ्ट कर लेता है। ओह, दैट्स स्मार्ट। इसके अलावा सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए लक्ष्य AMC को मंजूरी दी है और कॉफी डे पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया है। और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो KV रमना मूर्ति को होल टाइम मेंबर यानी WTM नियुक्त किया गया है, जिससे अब सेबी में कुल WTMs 4 हो गए हैं। अब सेबी से आगे बढ़कर IRDAI को देखें तो उन्होंने 1 अप्रैल 2026 तक इंश्योरेंस सेक्टर में IND IAS लागू करने का ड्राफ्ट निकाला है। इंश्योरेंस कंपनीज की बैलेंस शीट्स हिस्टोरिकली काफी ओपेक रही हैं। जब ये IND IAS लागू होगा
तो कंपनीज को अपने हिडन रिस्क्स पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बुक्स में दिखाने पड़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी की बात हो और सीबीआईसी की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सीबीआईसी ने स्विफ्ट 2.0, अतिथि 2.0 और डिजिटल ट्रैवलर्स गाइड लॉन्च किया है। राइट, जिसकी थीम है कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी। हाँ, और इस ट्रांसपेरेंट माहौल का असर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी दिख रहा है। सीसीआई ने जापान के MUFG बैंक को SFL में 20% हिस्सेदारी के एक्विजिशन की मंजूरी दी है। और ये छोटी डील नहीं है, 39,618 करोड़ रुपए की डील है ये। दैट इज मैसिव। और मार्केट इंटेग्रिटी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी मोइफ ने स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने वाली बड़ी कंपनियों के लिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग MPS रूल्स को रिवाइज किया है। बिल्कुल। तो जब मार्केट से कचरा यानी फेक्स साफ हो जाता है, तब जो असली और सस्टेनेबल निवेश होता है वो कैसा दिखता है, यही तो देखना है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहां हम आते हैं बैंकिंग वैनवार्ड पर, यानी डेट मार्केट्स और कॉर्पोरेट सपोर्ट। एक बहुत बड़ी डोमेस्टिक मार्केट डिफाइनिंग न्यूज बैंक ऑफ बड़ौदा से आई है। ये डोमेस्टिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड सीरीज इशू करने वाला पहला इंडियन बैंक बन गया है। फर्स्ट इंडियन बैंक, और डेटा देखिए, इससे 10,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। लेकिन इसका रिसेप्शन बहुत जबरदस्त था। इसे मैसिव ओवर सब्सक्रिप्शन मिला, जहां बोलियां यानी बिड्स 16,415 करोड़ तक पहुंच गईं। इसका कूपन रेट भी 7.10% तय हुआ है। ये डेट मार्केट की मैच्योरिटी का एक प्राइम इंडिकेटर है। ये तो डोमेस्टिक बात हुई। एक इंटरनेशनल माइलस्टोन भी है। श्रीलंका के DFCC बैंक ने देश का पहला ब्लू बॉन्ड इशू किया है LKR 3 बिलियन का। ये हिस्टोरिक लिस्टिंग है। हाँ, क्योंकि ये गिफ्ट सिटी के NSE IX पर ड्यूल रूप से लिस्ट हुआ है। ये भारत के IFSC के भीतर ट्रेडिंग के लिए एडमिट होने वाला पहला ब्लू बॉन्ड है। लेकिन ग्रीन बॉन्ड्स तो एनवायरनमेंट के लिए है। ब्लू बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लू बॉन्ड्स एक्सक्लूसिवली ओशन और मरीन बेस्ड इकोनॉमी को फाइनेंस करते हैं, जैसे सस्टेनेबल फिशरीज या मरीन प्लास्टिक कम करना। अच्छा, पर श्रीलंका का बॉन्ड भारत के गिफ्ट सिटी में क्यों लिस्ट हो रहा है? ये भारत की बढ़ती ग्लोबल फाइनेंशियल ताकत का नतीजा है। NSE IX पर लिस्ट होने से उन्हें ग्लोबल कैपिटल पूल्स और डीप लिक्विडिटी का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। ओह, दैट मेक्स सेंस। कॉर्पोरेट पॉलिसी और MSME गारंटी की तरफ देखें तो स्वतंत्र माइक्रोफिन का CFPL के साथ अमलगमेशन पूरा हो गया है। और MSME सपोर्ट के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम यानी MCGS के मॉडिफिकेशंस हुए हैं। राइट, NCGTC द्वारा योग्य MSMEs को 100 करोड़ रुपए तक के लोन पर 60% गारंटी कवरेज दिया जा रहा है। और जो 5% अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन था वो अब रिफंडेबल है। मतलब परफॉर्मेंस के आधार पर चौथे साल से हर साल 1% वापस किया जाएगा। एग्जैक्टली, ये डिफॉल्ट रिस्क कंट्रोल करने का बहुत अच्छा इंसेंटिव मैकेनिज्म है। ग्लोबल फंडिंग पाइपलाइन और बैंकिंग टेक इंटीग्रेशन से। वाओ, ये तो मेरा फेवरेट एरिया है। तो मुझे ये बताइए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB और जो दूसरा बड़े ग्लोबल सोर्सेज हैं, वो भारत में एक्चुअल में पैसा पंप कैसे कर रहे हैं? देखिए, अगर हम ADB पाइपलाइन की बात करें तो उनका 2026 तक का कमिटमेंट एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इट्स अ मैसिव $1.2 बिलियन। वेट, 1.2 बिलियन, ये तो काफी बड़ा चंक है। बिल्कुल, और इसको स्ट्रैटेजिकली अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया है, जिसमें से सबसे पहला बड़ा हिस्सा $300 मिलियन का IFL होम फाइनेंस को दिया जा रहा है। ओके, IFL होम फाइनेंस। पर इनका फोकस कहाँ है इस कैपिटल के साथ? इनका मेन टारगेट है लोअर इनकम ग्रुप्स और स्पेशली महिलाओं के लिए अफोर्डेबल घर बनाना। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी कैच है, ADB ने ये पूरा पैसा अकेले फंड नहीं किया है। ओह अच्छा, तो और कौन इन्वॉल्व है इसमें? उन्होंने इस प्रोजेक्ट को को फाइनेंस किया है MUFG, एमिरेट्स NBD, संपत और हिस्टन के साथ मिलकर। राइट, ये बेसिकली एक बड़े वाटर रिजर्वॉयर की तरह काम कर रहा है। मतलब एक मेन टैंक है जहां से हाउसिंग और एजुकेशन जैसी अलग अलग नहरों में पानी जा रहा है। सही एनालॉजी दी आपने। और इसी हाउसिंग वाली नहर में एक और फ्लो है, MOFL यानी मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस। उनको भी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए $100 मिलियन मिल रहे हैं। ओके, 100 मिलियन इनको भी। पर क्या इंस्ट्रूमेंट सेम है? नहीं, ये पैसा NCD यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के फॉर्म में आ रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट बदल गया पर सेक्टर वही है। मेक सेंस। और उस रिजर्वॉयर से एजुकेशन के लिए भी कुछ जा रहा था ना? हाँ,
तीसरा बड़ा पाइपलाइन एलोकेशन सीधा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जा रहा है। टोटल फिगर है 4,648 करोड़। वाह, ये तो काफी स्पेसिफिक नंबर है। 4,648 करोड़ किस चीज के लिए? ये सेकेंडरी एजुकेशन और ICDS के लिए है, जिसमें एक 70-30 का रेशियो रखा गया है फंडिंग में। राइट, तो ये तो हो गया हमारा ADB वाला एंगल। लेकिन क्या सिर्फ एशियन कैपिटल आ रहा है या यूरोपियन और US कैपिटल भी इस मार्केट में एंटर कर रहा है? US और यूरोपियन कैपिटल का भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले चल रहा है यहाँ। जैसे CTNA और जर्मनी की जो डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है DEG, उन दोनों ने श्रीराम फाइनेंस को $76 मिलियन दिए। ओह, श्रीराम फाइनेंस। और ये कैपिटल किस स्पेसिफिक इनिशिएटिव के लिए यूज होगा? इनका कोर एजेंडा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ाना है। तो कमर्शियल और एनवायरमेंटल दोनों गोल्स एक साथ हिट हो रहे हैं। ये सच में एक स्मार्ट डिप्लॉयमेंट लग रहा है। पर सिर्फ कैपिटल पंप करने से कुछ नहीं होता। उस कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट और मैनेज करने के लिए टेक भी तो चाहिए ना? बिल्कुल, और वहीं पर AI का सबसे बड़ा डिसरप्शन देखने को मिल रहा है बैंकिंग स्पेस में। हाँ, मैंने पढ़ा था कि सर्वम AI ने रिसेंटली किसी बड़े बैंक के साथ टाई अप किया है। सही पढ़ा आपने। सर्वम AI ने SBI लाइफ के साथ एक मेजर पार्टनरशिप की है। उनका पूरा एम ये है कि SBI लाइफ का जो मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसे प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया जाए। दैट्स ह्यूज। SBI का नेटवर्क तो कंट्री में सबसे बड़ा है। हाँ, और टेक माइलस्टोन्स यही नहीं रुकते। एक और बहुत कटिंग एज डेवलपमेंट हुई है। ज्ञानी.ai और रेजर पे ने मिलकर एक एजेंटिक AI कलेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वेट, एजेंटिक AI? ये रेगुलर AI से अलग होता है क्या? हाँ, एजेंटिक AI बस सवालों के जवाब नहीं देता, वो खुद टास्क एग्जीक्यूट करता है, डिसीजंस लेता है। कलेक्शंस के मामले में ये गेम चेंजर है। अरे वाह! और पेमेंट्स की दुनिया में और क्या नया हो रहा है क्रॉस बॉर्डर लेवल पर? पाइन लैब्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट निकाला है। उन्होंने एक स्टेबल कॉइन बैग प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है, जो स्ट्रेट अवे 9 अलग-अलग देशों में चलेगा। 9 देशों में? स्टेबल कॉइन बैकएंड के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस काफी सस्ते और फास्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। लेकिन इन सब पॉजिटिव टेक डेवलपमेंट्स के बीच एक सीरियस लीगल अलर्ट भी आई है, जो हर एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। हाँ, देखिए, कंप्लायंसेस सबसे क्रिटिकल होते हैं किसी भी बैंकिंग सेटअप में। क्या हुआ है एग्जैक्टली? फिनो पेमेंट्स बैंक के CEO ऋषि गुप्ता को अरेस्ट किया गया है। ओ, किस चार्ज पर? इन पर अलेज्ड CGST और SGST टैक्स एवेजन का चार्ज लगा है। ये एक क्लियर रिमाइंडर है कि सिस्टम में कंप्लायंस कितनी बड़ी चीज है। सही बात है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, बेसिक्स और रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तक हमने जो देखा वो कैपिटल और टेक का फ्लो था, पर अब इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट्स पर आते हैं, जहां पिछली फंडिंग अब जमीन पर कंक्रीट और स्टील में बदल रही है। बेसिकली जहां हमें एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता हुआ दिखता है। अगर हम एविएशन और पोर्ट्स के पहले डॉकेट को उठाएं तो सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे मैसिव प्रोजेक्ट जिसका इनॉग्रेशन हुआ है वो है नोएडा एयरपोर्ट फेज 1। ओह हाँ, ये तो NCR के लिए बहुत बड़ी चीज है। कॉस्ट कितनी है इसकी? इस पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू 11,200 करोड़ रुपए है। बाप रे, 11,200 करोड़। और मैरिटाइम साइड पे क्या अपडेट है? अदानी पोर्ट्स वाला कुछ न्यूज था आई थिंक। हाँ, APSEZ ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रेफ्यूज ऑपरेशन में ला दिया है। ये शिप्स को इमरजेंसी के टाइम एक सेफ हार्बर प्रोवाइड करेगा। ये तो एक बहुत जरूरी फैसिलिटी थी मैरिटाइम लॉजिस्टिक्स के लिए। लेकिन कनेक्टिविटी को और स्पीड अप करने के लिए रेल कॉरिडोर्स का जो दूसरा डॉकेट है, वहां क्या चल रहा है? वहां भी फिगर्स काफी इंप्रेसिव हैं। रेलवे मिनिस्ट्री ने लिटरली मेजर बॉटलनेक्स को टारगेट किया है। गुजरात में कोसांबा ROR फ्लाईओवर को मंजूरी मिली है। कोसंबा फ्लाईओवर, इसकी लेंथ और बजट क्या है? ये करीब 9.2 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत 344.38 करोड़ रुपए आएगी। ओके, और ईस्ट इंडिया में भी कुछ अप्रूव हुआ है क्या? बिल्कुल, बिहार में भागलपुर बाईपास को मंजूरी मिली है। ये 13.38 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है, जिसकी टोटल कॉस्ट 303.20 करोड़ एस्टिमेट की गई है। राइट, ये सब डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं, पर टेक अपग्रेड के लिए कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ है इस बार? हाँ, एक काफी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। यूपी सरकार ने जर्मनी की रेलोन GmbH के साथ 200 करोड़ रुपए का एक रेल MOU साइन किया है। ओ, जर्मनी के साथ? उनकी रेलवे इंजीनियरिंग वैसे भी वर्ल्ड क्लास मानी जाती है, तो ट्रैक्स की क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट आएगी। एग्जैक्टली, और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ जमीन पर ही नहीं, नदियों पर भी डेवलप हो रहा है। हाँ, वही असम रिवराइन का जो तीसरा डॉकेट है, इसका एक बड़ा मजेदार फैक्ट पढ़ा था मैंने। सर्बानंदा सोनोवाल ने
ब्रह्मपुत्रा नेशनल वाटरवे 2 पर कुछ नया शुरू किया है ना? सही पकड़ा है आपने। उन्होंने गुवाहाटी और दिब्रूगढ़ को आपस में जोड़ने वाले 4 नए रिवराइन लाइट हाउसेस का इनॉग्रेशन किया है। वेट, नदियों के ऊपर लाइट हाउसेस, ये पहली बार हो रहा है क्या इंडिया में? हाँ, ये भारत के पहले रिवरीन लाइट हाउसेस हैं और इन सब की मिलाकर कुल लागत 84 करोड़ रुपए आई है। अमेजिंग। रात के टाइम शिप्स का नेविगेशन अब पूरा स्मूथ हो जाएगा। लेकिन रिवर से हाई एल्टीट्यूड टेरेन पर शिफ्ट करें तो सिक्किम ब्रिजेस का क्या स्टेटस है? डिफेंस मिनिस्टर संजय सेठ ने वहां काफी क्रूशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर किया है, खासकर चुंगथांग लाचेन एक्सेस को। ओ, वो बॉर्डर स्टेट है, तो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ये रूट कितना इंपॉर्टेंट होगा? बहुत ज्यादा। और उसी इलाके में उन्होंने एक 400 फीट लंबा बेली सस्पेंशन तारमचू ब्रिज भी रिस्टोर कर दिया है। 400 फीट का सस्पेंशन ब्रिज पहाड़ों में, वाओ! तो मतलब फिजिकली हम कनेक्ट हो रहे हैं नदियों से लेकर पहाड़ों तक। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, अब हार्डवेयर रेडी है, पर इसको मैनेज करने के लिए ना एक बहुत स्ट्रांग डिजिटल लेयर की जरूरत पड़ेगी ही। बिल्कुल पड़ेगी, और यही हमारी डिजिटल गवर्नेंस की पूरी थीम है। गवर्नमेंट ने अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक पोर्टल्स डिप्लॉय किए हैं एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए। अच्छा, तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले रेलवेज में क्या नया डिजिटल अपग्रेड हुआ है? रेलवेज ने अपनी रेल टेक पॉलिसी 2026 लॉन्च कर दी है, और उसी के अंडर उन्होंने एक रेल टेक पोर्टल और एक ई रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल भी शुरू किया है, जिसे ERCT कहते हैं। ERCT, ओके। तो अब सब क्लेम्स ऑनलाइन प्रोसेस होंगे, और हाईवे सेक्टर जहां रोड कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से हो रहा है, वहां मिनिस्टर नितिन गडकरी ने राजमार्ग प्रवेश V2.0 लॉन्च कर दिया है। ये V2.0 किस चीज को सॉल्व करेगा प्राइमरीली? इसका पूरा फोकस NOC इशुएंस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करना है। पहले सालों लगते थे परमिशन में, अब सब डिजिटल और फास्ट होगा। दैट इज डेफिनेटली नीडेड। और एनर्जी सेक्टर में? एनर्जी सेक्टर में मनोहर लाल खट्टर ने 3 मेजर चीजें लॉन्च की हैं: BEE at 25 लोगो, एक नया स्टार लेबल ऐप और RCO पोर्टल। स्टार लेबल ऐप तो कंज्यूमर्स के लिए काफी हैंडी होने वाला है, पर MSMEs और लोकल वेंडर्स के लिए कॉमर्स सेक्टर में क्या चल रहा है? जेम पोर्टल पे कुछ अपडेट था, राइट? हाँ, जेम का जो स्वायत्त इनिशिएटिव है ना, जिसने पब्लिक प्रोक्योरमेंट को छोटे बिजनेसेस के लिए खोला था। हाँ, वही स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यूथ एडवांटेज वाला। एग्जैक्ट, फुल फॉर्म। तो उस स्वायत्त इनिशिएटिव ने अब फाइनली अपने ऑपरेशंस के 7 साल पूरे कर लिए हैं। अरे वाह, 7 साल! ये तो एक मैसिव सक्सेस स्टोरी है ई गवर्नेंस की। और इन सबको रन करने वाले ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग का क्या? उसके लिए मिशन कर्मयोगी के तहत एक नया टाई अप हुआ है। कोर्सेरा ने अब पार्टनर किया है गवर्नमेंट के iGOT प्लेटफॉर्म के साथ, सिविल सर्वेंट्स को ग्लोबली अपस्किल करने के लिए। ओके, देखिए ये सब सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है, पर मुझे यहाँ एक छोटा सा पुश बैक या डाउट आपके सामने रखना है। हाँ, पूछिए। ये जितने भी हम डिजिटल पोर्टल्स गिना रहे हैं ना, इनका इंटरफेस प्राइमरीली इंग्लिश में होता है शुरू में। तो क्या इंडिया के जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, एक छोटा किसान या वेंडर, क्या वो सच में इसका फायदा उठा पाएंगे बिना लैंग्वेज बैरियर के? आपने सबसे क्रिटिकल सवाल पूछा इस पूरे इकोसिस्टम का, और इस लैंग्वेज बैरियर को परमानेंटली मिटाने के लिए ही भाषिनी AI इंजन को पिक्चर में लाया गया है। भाषिनी AI? हाँ। तो ये बेसिकली एक ट्रांसलेशन टूल है। ये किसी नॉर्मल ट्रांसलेशन टूल से बहुत आगे की चीज है। ये डिजिटल आइडेंटिटी में लैंग्वेज का गैप कंप्लीटली खत्म कर देता है AI ट्रांसलेशन APIs और वॉइस टेक के जरिए। वाओ! इसका स्केल कितना बड़ा है? मतलब कितनी भाषाएं सपोर्ट करता है ये? अभी तक ये सिस्टम भारत की सभी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में प्रॉपर्ली काम करता है। इसके अलावा ये 36 से ज्यादा टेक्स्ट लैंग्वेजेस और 23 वॉइस ऑप्शंस को सपोर्ट करता है। 23 अलग अलग आवाजें, और इसको भी इमीडिएटली कहाँ यूज किया जा रहा है? करंट डिप्लॉयमेंट इसका पेंशन सब्सक्राइबर्स के सिस्टम में किया गया है, ताकि एक एल्डरली इंसान को ऑनलाइन पोर्टल समझने में प्रॉब्लम ना हो और बेटर इंक्लूसिविटी इंश्योर हो सके। दिस इज जेन्युइनली इम्प्रेसिव। ये AI गैप ब्रिज कर देगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने ब्रिजेस बना लिए, एप्स बना लिए, सब कनेक्ट कर दिया, लेकिन जब कोई अचानक से ग्लोबल क्राइसिस आता है ना, जैसे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो इन फिजिकल और डिजिटल सिस्टम्स को कंप्लीटली कोलैप्स होने से कौन बचाता है? इनकी कोई कॉर्पोरेट क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होती है क्या? बिल्कुल होती है, और इस टीम को द कमांड मैट्रिक्स कहा जाता है। गवर्नमेंट ने स्पेशली 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए हैं वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और ऐसी सिचुएशंस में इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये 7 ग्रुप्स करते क्या हैं? क्या आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं? जरूर। एक एक करके न्यूट्रल तरीके से इन सबके को स्ट्रेटेजिक फोकस और लीडर्स को देखते हैं। सबसे पहला है ग्रुप 1। ओके, इसे कौन लीड कर रहा है?
इसे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री लीड करते हैं। इनका फोकस डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर पर होता है। राइट। और इकोनॉमी और पैसों का क्या? उसके लिए है ग्रुप 2, जो सेक्रेटरी DEA मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अनुराधा ठाकुर लीड करती हैं। ये फाइनेंस, ट्रेड और सप्लाई चेन्स देखती हैं। सप्लाई चेन सिक्योर्ड। व्हाट अबाउट फ्यूल? एनर्जी सप्लाई भी तो रुक सकती है। वो आता है ग्रुप 3 के अंडर। नीरज मित्तल, सेक्रेटरी MoPNG, ये स्पेसिफिकली ऑयल, LNG, LPG और पूरा एनर्जी कोऑर्डिनेशन मैनेज करते हैं ऐसी इमरजेंसी में। मेक सेंस करता है। और क्योंकि हम एग्रेरियन इकोनॉमी है, खेती बाड़ी के इनपुट्स का क्या होता है? वही ग्रुप 4 का डोमेन है। राजत कुमार मिश्रा, जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के सेक्रेटरी हैं, वो फर्टिलाइजर सप्लाई और एग्री इनपुट्स इंश्योर करते हैं। ओके, पर जब बाहर क्राइसिस होता है तो लोकल सब्जी मंडी में तेल दाल महंगी हो जाती है पैनिक की वजह से। और उसी पैनिक को रोकने के लिए ग्रुप 5 है। निधि खरे, सेक्रेटरी DCA, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इनका एक ही काम है, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रखना ग्राउंड लेवल पर। ये बहुत ही क्रूशल टास्क है पब्लिक ऑर्डर के लिए। और लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स रन करते रहें, ये ग्रुप 6 के विजय कुमार, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग देखते हैं। ओके, और आखिरी ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 7, जिसे संजय जाजू, सेक्रेटरी MIB लीड करते हैं। इनका फोकस कम्युनिकेशन और पब्लिक आउटरीच पर होता है, ताकि रूमर्स ना फैलें। वाओ, ये लिटरली एक वेल ऑयल्ड कॉर्पोरेट मशीन की तरह सेट किया गया है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के एंगल से देखें तो ये सब डोमेस्टिक मेजर्स हैं। ग्लोबल लेवल पर हमारा क्या डिफेंस है? ग्लोबल सप्लाई चेन को इंसुलेट करने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस है, जैसे USA के टेक्सास का नया अनाउंसमेंट। ओह हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप वाली न्यूज ना? हाँ, ट्रंप ने पोर्ट ऑफ ब्राउन्सविल में पिछले 50 सालों में पहली नई US ऑयल रिफाइनरी बनाने की अनाउंसमेंट की है। और इसमें इंडिया का रोल कहाँ है? इस पूरे प्रोजेक्ट को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक मैसिव $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। ओह माय गॉड, 300 बिलियन! ये तो गेम चेंजर इन्वेस्टमेंट है। और ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप्स में हम कहाँ खड़े हैं अभी? भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA का नेटवर्क है, वो अब 38 देशों को कवर करते हुए टोटल 9 FTAs तक पहुंच गया है। वाओ, 38 कंट्रीज! और एक्सपोर्ट्स का कोई नया डेटा पॉइंट है? बिल्कुल। चाइना ने ऑफिशियली अब नेदरलैंड्स को पीछे छोड़ दिया है और अब वो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। ये सच में एक बड़ा शिफ्ट है ट्रेड डायनामिक्स में। और क्या EU के साथ भी हमने कुछ नया साइन किया है क्या? हाँ, इंडिया और EU ने एक दूसरे को ऑफिशियली अगले 5 साल के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा दे दिया है। राइट। तो MFN से बेसिकली ट्रेड टर्म्स दोनों तरफ से काफी स्मूथ और प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने मसूरी में द न्यू सीड एक्ट 2026 और रिवाइज्ड पेस्टिसाइड एक्ट 2026 की घोषणा की है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बिल्कुल है। इस खबर में जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि ये नया कानून पुराने 1968 के एक्ट को पूरी तरह रिप्लेस करेगा। राइट। मतलब 1968 से लेके 2026 तक ये तो एक बहुत पुरानी डायल अप वाले या कीपैड फोन को आज के लेटेस्ट AI इनेबल्ड स्मार्टफोन से रिप्लेस करने जैसा हो गया। बहुत अच्छा एनालॉजी है। थैंक्स। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इतने दशकों तक हम उस पुराने सिस्टम पर क्यों टिके थे और अचानक इस बड़े बदलाव की क्या जरूरत आ पड़ी? देखिए, ये सवाल बहुत क्रूशियल है। 1968 का जो दौर था वो भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का शुरुआती समय था। अच्छा। उस वक्त हमारा देश फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था, तो कानून का पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर था कि बीजों की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। मेक सेंस। लेकिन आज 2026 में हमारी चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। आज हमारे सामने क्लाइमेट चेंज है, बेमौसम बारिश है, ग्राउंड वाटर का गिरता स्तर है और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों पर पेटेंट की डिबेट्स हैं। राइट। IP राइट्स का भी इशू है। बिल्कुल। 1968 का कानून इन आधुनिक समस्याओं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। द न्यू सीड एक्ट 2026 का असली मैकेनिज्म ये है कि ये नई बायोटेक्नोलॉजी को रेगुलेट करेगा और प्राइवेट सेक्टर के R&D को एक लीगल फ्रेमवर्क देगा। समझ गई। मतलब सिर्फ पैदावार नहीं, अब फोकस रेजिलियंस और रेगुलेशन पर है। एग्जैक्टली। अब अगर हम एग्रीकल्चर से आगे बढ़कर होम मिनिस्ट्री यानी MHA की तरफ देखें
तो वहां भी डिजिटल अपग्रेडेशन बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ बिल्कुल। अमित शाह ने 4 नए नेटिव डिजिटल टूल्स लॉन्च किए हैं जिन्हें सीडैक ने डेवलप किया है। हाँ, इसके साथ ही एक बड़ी न्यूज़ ये है कि आगामी सेंसस 2027 के लिए 2 मैस्कॉट्स का परिचय दिया गया है। राइट, प्रगति और विकास। हाँ, प्रगति और विकास। अब यहाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब सेंसस तो एक डेटा कलेक्शन की बोरिंग सी प्रक्रिया है, उसमें इन मैस्कॉट्स की क्या जरूरत है? और इन टूल्स को बार बार नेटिव क्यों कहा जा रहा है? दोनों पॉइंट्स बहुत दिलचस्प हैं। पहले नेटिव शब्द को समझते हैं। नेटिव डिजिटल टूल्स का सीधा मतलब है डेटा सॉवरेनिटी, यानी डेटा संप्रभुता। ओके। सीडाक द्वारा बनाए गए इन टूल्स का मतलब है कि हमारे सेंसस का संवेदनशील डेटा अब विदेशी सर्वर्स या क्लाउड पर नहीं जाएगा, बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी सिस्टम्स पर होस्ट होगा। ओह, तो सिक्योरिटी के लिए? बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम है। और जहां तक प्रगति और विकास मैस्कॉट्स की बात है, तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स? हाँ। वो कैसे? देखिए, अक्सर लोग सेंसस अधिकारियों को डेटा देने से कतराते हैं या घबराते हैं। मैस्कॉट्स इस पूरी प्रक्रिया को एक मानवीय और फ्रेंडली चेहरा देते हैं, जिससे पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है। अच्छा, ताकि लोग डरे नहीं। हाँ, और इससे डेटा कलेक्शन की एक्यूरेसी में भी सुधार होता है। ये तो गवर्नमेंट्स में साइकोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है। बिल्कुल। इसी तरह की एक और पहल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में भी देखने को मिली है। जनौषधि सप्ताह 2026 सेलिब्रेट किया गया। और साथ ही जेपी नड्डा में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, जिसकी वाइस चेयरपर्सन अनुप्रिया पटेल बनी है। राइट। लेकिन अगर हम एग्जाम के नजरिए से सोचें, तो जनौषधि और हिंदी सलाहकार समिति, ये दोनों चीजें एक ही मंत्रालय के अंडर काफी अलग-अलग दिशाओं में जाती हुई लगती हैं। सतह पर ये अलग लग सकते हैं, लेकिन इनका कोर मिशन एक ही है। वो क्या? आम जनता तक पहुंचना। जन औषधि सप्ताह का मुख्य उद्देश्य आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर को कम करना है, जो आज भी भारत के मिडिल क्लास को गरीबी रेखा के नीचे धकेलने का एक बड़ा कारण है। बिल्कुल सही बात है। और रही बात हिंदी सलाहकार समिति की, तो सरकार की नीतियों और दवाइयों के निर्देश अगर क्षेत्रीय भाषाओं या राजभाषा में नहीं होंगे, तो उस तबके तक कैसे पहुंचेंगे जिसे अंग्रेजी नहीं आती? कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। एग्जैक्टली। अनुप्रिया पटेल की नियुक्ति यहाँ इसलिए अहम है क्योंकि रेगुलेटरी एग्जाम्स में अक्सर ऐसी कमिटीज के लीडरशिप स्ट्रक्चर पर सीधे सवाल आते हैं। राइट। ये एक बहुत ही लॉजिकल कनेक्शन है। अब ग्रासरूट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को हासिल करने के लिए जायका के साथ फेज 2 ROD साइन किया है। हाँ। और न्यूट्रिशन के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ सॉय साइन किया है। मुझे यहाँ थोड़ा रोक कर ये बताइए कि न्यूज़ में अक्सर ये ROD और सॉय जैसे टर्म्स आते हैं। प्रैक्टिकली मतलब फाइलों के बाहर इनका असल मतलब क्या होता है? ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है एस्पिरेंट्स के बीच। देखिए, सॉय यानी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एक शुरुआती फ्रेमवर्क होता है। अच्छा। इसका मतलब है कि नीति आयोग और यूनिसेफ ने कागज पर यह तय कर लिया है कि उन्हें न्यूट्रिशन पर साथ काम करना है। ये सिर्फ एक इंटेंट दिखाता है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है। बिल्कुल। लेकिन जायका के साथ जो फेज 2 ROD यानी रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन साइन हुआ है, वो इससे एक कदम आगे की चीज है। मतलब उसमें ज्यादा डिटेल्स होती हैं। हाँ, फेज 1 में शायद कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स हुए होंगे। अब फेज 2 ROD का मतलब है कि फंडिंग, ऑपरेशंस और जमीनी स्तर पर काम कैसे लागू होगा, उसकी पूरी टेक्निकल डिटेलिंग लॉक हो चुकी है। वाओ। जेका अपनी ग्लोबल एक्सपर्टीज के साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेस एफिशिएंसी लाएगा। बेहतरीन। और जब जमीनी हकीकत की बात हो ही रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का एक नया कैंपेन काफी चर्चा में है। जी। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। अरे हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सुनते ही मुझे पंचायत वेब सीरीज की याद आ गई, जहां वो प्रधान पति का कॉन्सेप्ट बड़ी बेबाकी से दिखाया गया था। बिल्कुल, प्रधान जी। हाँ, लेकिन क्या सिर्फ एक कैंपेन शुरू कर देने से सदियों पुरानी पेट्रियार्की खत्म हो जाएगी? मेरा मतलब है, जमीनी स्तर पर ये काम कैसे करेगा? देखिए, सिर्फ कैंपेन से सोच नहीं बदलती, लेकिन ये कैंपेन एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग के साथ जुड़ा है। अच्छा। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच का असली मकसद है कागजी अधिकारों को रियल पावर में बदलना। संविधान के 73वें संशोधन ने महिलाओं को रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन इस कैंपेन के तहत अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और ब्लॉक ऑफिसर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम सभा की मीटिंग्स में पंचायत के फैसले और चेक्स पर सिग्नेचर
असल महिला सरपंच ही करें। ना कि उनके पति या देवर। एग्जैक्टली ये गवर्नेंस के सिस्टम से रबर स्टैम्प कल्चर को खत्म करने की एक स्ट्रक्चरल कोशिश है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। तो मतलब नीतियां अब सिर्फ कागजों से निकलकर बिहेवियरल चेंज की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल। और अब अगर हम लोकल गवर्नेंस से थोड़ा जूम आउट करें और देश के सबसे क्रिटिकल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो पानी और वेस्ट मैनेजमेंट का मुद्दा सामने आता है। राइट। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसके मंत्री CR पाटिल हैं, उन्होंने 8 से 22 मार्च तक गुजरात में जल महोत्सव 2016 लॉन्च किया। साथ ही दिल्ली में नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA के नए ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है AI मॉनिटरिंग टूल्स का डिप्लॉयमेंट। AI टूल्स। हाँ, RSBD और नेट्रा। अब तक हम AI को चैट GPT या इमेजेस बनाने के लिए जानते थे। ये AI डैम्स को कैसे बचा रहा है? यही टेक्नोलॉजी का असली इवोल्यूशन है। हमारे देश में सैकड़ों डैम्स ऐसे हैं जो 50 या 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। बाप रे। ऐसे में सिर्फ कंक्रीट की दीवारें चेक करना काफी नहीं है। RBDS का मतलब है डैम ब्रेक एनालिसिस। ओके। ये AI टूल टोपोग्राफी, मौसम के डेटा और फ्लूइड डायनामिक्स का इस्तेमाल करके एक सिमुलेशन बनाता है। ये बताता है कि अगर कभी किसी डैम में दरार आई तो पानी किस स्पीड से किस इलाके में जाएगा, ताकि इवैक्यूएशन पहले ही हो सके। एग्जैक्टली। वहीं नेत्रा एक डेडिकेटेड डैम सेफ्टी टूल है जो सेंसर्स के जरिए डैम्स के स्ट्रक्चरल स्ट्रेस का रियल टाइम एनालिसिस करता है। ओह वाओ। मतलब हादसा होने से हफ्तों पहले ही नेत्रा खतरे की चेतावनी दे सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। मतलब AI लिटरली अब जिंदगियां बचा रहा है। बिल्कुल। पानी के बाद अब एक ऐसे रिसोर्स और उससे जुड़ी क्राइसिस पर आते हैं जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इग्नोर कर देते हैं। हमारा कपड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के मंत्री गिरिराज सिंह ने मैपिंग ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट वैल्यू चेन रिपोर्ट रिलीज की है और इसका डेटा सच में डराने वाला है। 70.73 लाख टन, राइट? हाँ, 70,73,000 टन टेक्सटाइल वेस्ट। फास्ट फैशन के दौर में हम हर हफ्ते नए कपड़े तो खरीद रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में एक क्लोथिंग क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं? क्राइसिस तो है, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े सैकड़ों सालों तक डिकम्पोज नहीं होते। लेकिन इस रिपोर्ट में सिर्फ समस्या नहीं बल्कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिक अवसर की भी बात की गई है। वो कैसे? इस 70 लाख टन कचरे को हैंडल करने के लिए हरियाणा के पानीपत को एक प्रमुख रिसाइकलिंग हब के रूप में पहचाना गया है और अनुमान है कि 2030 तक ये रिसाइकलिंग मार्केट $3.5 बिलियन का हो जाएगा। वेट, रुकिए, $3.5 बिलियन सिर्फ पुराने कपड़ों के कचरे से? ये कैसे काम करता है? इसे ही सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। पानीपत में जो इंडस्ट्री सेटअप हो रही है वो पुराने कपड़ों को कलेक्ट करके उन्हें मशीन से श्रेड करती है। अच्छा, मतलब छोटे टुकड़ों में काटती है? हाँ, और उनके फाइबर से दोबारा नया यान यानी धागा बनाती है। ये धागा फिर से नई इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। वाओ। तो जो कल तक जमीन को प्रदूषित करने वाला कचरा था, आज वो एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है। एग्जाम्स के लिए ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। ये सच में अमेजिंग है कि लोकल कचरे से हमें ग्लोबल सप्लाई चेन बना रहे हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। तो इसी बात पर भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग की भी चर्चा कर लेते हैं। नई दिल्ली में 11th राइसीना डायलॉग हुआ, जो भारत का सबसे प्रमुख जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है। इस बार फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब चीफ गेस्ट थे और थीम था संस्कारा, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। राइट। इसके अलावा भारत और जर्मनी के बीच $20 मिलियन का क्लाइमेट रेजिलियंस इनिशिएटिव फाइनल हुआ और डेनमार्क के साथ भी हाई लेवल क्लाइमेट वार्ता हुई। ये संस्कारा थीम सुनने में तो बहुत फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में इसका क्या मतलब है? देखिए, फॉरेन पॉलिसी में शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर होता है। असोसिएशन का मतलब है कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी शर्तों पर बात कर रहा है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी हो या ट्रेड। ओके। अकोमोडेशन दिखाता है कि हम ग्लोबल साउथ और G20 जैसे मंचों के जरिए बाकी विकासशील देशों को साथ लेकर चल रहे हैं। सबको साथ लेकर चलना। और एडवांसमेंट का सीधा मतलब है टेक्नोलॉजिकल और ग्रीन इकोनॉमी में हमारी ग्रोथ। जर्मनी और डेनमार्क के साथ जो क्लाइमेट पैक्ट्स हुए हैं वे इसी एडवांसमेंट का हिस्सा हैं। राइट। यूरोपियन देश समझ चुके हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो भारत के स्केल और मार्केट के बिना ये संभव नहीं है। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक और सबूत हमें बार्सिलोना में हुए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC में देखने को मिला। हाँ, MWC हमेशा से एक बड़ा टेक इवेंट रहा है। इस बार का थीम था दी IQ एरा। वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऑफिशियली तेजस नेटवर्क्स का
TJ1600D3 DCI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। राइट। अब ये सुनने में बहुत टेक्निकल लग रहा है, तो जरा सिंपल भाषा में समझाइए कि ये DCI प्लेटफॉर्म क्या होता है और एक भारतीय कंपनी का इसे ग्लोबल स्टेज पर लॉन्च करना इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों है? आसान भाषा में समझें तो DCI का मतलब है डेटा सेंटर इंटरकनेक्ट। ओके। आज के IQ एरा यानी AI के युग में डेटा इतना विशाल हो गया है कि एक सिंगल डेटा सेंटर उसे हैंडल नहीं कर सकता। कई डेटा सेंटर्स को आपस में एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। DCI वो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजिकल पाइप्स हैं जो इन डेटा सेंटर्स को आपस में जोड़ते हैं ताकि वे एक सिंगल महाकंप्यूटर की तरह काम कर सकें। ओह, आई सी। भारत के लिए ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि दशकों तक हम ऐसा टेलीकॉम और नेटवर्किंग हार्डवेयर विदेशों से इंपोर्ट करते थे। तेजस नेटवर्क्स का ये प्रोडक्ट दिखाता है कि अब भारत वर्ल्ड क्लास हार्डवेयर डिजाइन और एक्सपोर्ट कर रहा है। ये तो सच में गर्व की बात है। लेकिन जब हम ग्रोथ और वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो कुछ इंडिसेस के आंकड़े ऐसे हैं जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कौन से आंकड़े? हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक भारत अब 308 अरबपतियों के साथ पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है। मुकेश अंबानी 9.8 लाख करोड़ रुपए के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और फोर्ब्स रियल टाइम लिस्ट में एलोन मस्क 441.4 बी के साथ टॉप पर है। राइट। ये वेल्थ क्रिएशन की एक शानदार तस्वीर है, लेकिन ठीक इसी समय वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस की रिपोर्ट आती है जो कहती है कि बचपन के मोटापे यानी चाइल्डहुड ओबेसिटी में भारत ने USA को भी पीछे छोड़ दिया है। और यही विकास का सबसे जटिल विरोधाभास है। ऐसा क्यों? इसे इकोनॉमिक्स में न्यूट्रिशन ट्रांजिशन कहते हैं। एक तरफ हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है कि हम 308 अरबपति बना रहे हैं। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ अर्बनाइजेशन और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हमारे ग्रामीण और शहरी इलाकों में तेजी से फैल रहे हैं। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ जंक फूड तो गांव-गांव पहुंच गया है, लेकिन वर्ल्ड क्लास पब्लिक हेल्थ केयर अभी भी नहीं पहुंचा है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा गैप है। इसीलिए हम ओबेसिटी में अमेरिका जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी को पार कर गए, जो कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस है। और सामाजिक स्तर पर भी कुछ आंकड़े हमें आईना दिखाते हैं। UNR जेंडर रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर आज भी महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार हैं। ये सच में निराशाजनक है। दुनिया मंगल और AI तक पहुंच गई, लेकिन आधी आबादी के पास पूरे कानूनी अधिकार भी नहीं है। हालांकि हेल्थ सेक्टर से एक पॉजिटिव खबर भी है। वो क्या? चिली पूरे अमेरिका रीजन का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। चिली की ये उपलब्धि दिखाती है कि जब पॉलिटिकल विल और हेल्थ केयर सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो सदियों पुरानी बीमारियों को भी खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल। एक एस्पिरेंट को इन ग्लोबल इंडिसेस को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं देखना चाहिए। ये नंबर्स बताते हैं कि कोई देश अपने संसाधनों का वितरण कैसे कर रहा है, चाहे वो वेल्थ हो, हेल्थ हो या फिर न्याय। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड। श्योर। तो जैसा आपने कहा, सिस्टम को चलाने वाले लीडर्स ही ये तय करते हैं कि संसाधनों का वितरण कैसे होगा। एग्जैक्टली। तो अब आते हैं उन अहम बदलावों पर जो हाल ही में हमारे एग्जीक्यूटिव और लीडरशिप स्ट्रक्चर में हुए हैं। राइट। द गवर्नोरियल लेजर के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नर्स का एक बड़ा रीशफल अनाउंस किया है। इनमें से 4 बड़े नाम एग्जाम्स के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। जी। पहला बड़ा बदलाव है बिहार, जहां आरिफ मोहम्मद खान की जगह अब लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को नियुक्त किया गया है। ओके। दूसरा है महाराष्ट्र, जहां त्रिपुरा के पूर्व डिप्टी CM जिष्णु देव वर्मा को गवर्नर बनाया गया है। तीसरा राज्य तेलंगाना है, जहां शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश से शिफ्ट किया गया है। और चौथा है नागालैंड, जहां नंद किशोर यादव नियुक्त हुए हैं, जो पहले बिहार असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। तो इसमें कोई खास पैटर्न है क्या? हाँ, यहाँ पैटर्न समझने वाली बात है। मिलिट्री बैकग्राउंड के लोगों से लेकर अनुभवी लेजिस्लेटर्स तक को राजभवनों की जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि अलग अलग राज्यों की जटिलताओं को हैंडल किया जा सके। समझ गई। गवर्नर्स के अलावा जुडिशरी में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी को मद्रास हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। राइट। अब यहाँ नाम तो याद हो जाएगा, लेकिन रेगुलेटरी एग्जाम्स में अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स फंसा देते हैं। ये नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत आती है और इसमें कैच क्या है? यही वो जगह है जहां असली डीप डाइव काम आती है। ये नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 217(1) के तहत हुई है। आर्टिकल 217
क्लॉज 1। हाँ, एग्जाम्स में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है। कोलेजियम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिर्फ सिफारिश करता है, लेकिन आर्टिकल 217(1) के तहत असल में नियुक्ति का वारंट राष्ट्रपति ही जारी करते हैं। ओह अच्छा। और इसमें भारत के चीफ जस्टिस और उस राज्य के गवर्नर से भी परामर्श किया जाता है। तो ये आर्टिकल याद रखना बेहद जरूरी है। बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है ये। अब नेशनल रेगुलेटर्स और कॉर्पोरेट्स की बात करें तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI के रूप में फिर से नियुक्त यानी रीअपॉइंट किया गया है। इसके इंटरनेशनल बिजनेस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। राइट। यस बैंक के लिए ये नियुक्ति उनके रिवाइवल फेस को स्थिर करने के लिए अहम है। और डैन बेली की नियुक्ति ये साफ इशारा करती है कि जियो अब सिर्फ भारत के टेलीकॉम मार्केट तक सीमित नहीं रहना चाहता। तो वो ग्लोबल जा रहे हैं। बिल्कुल, वो ग्लोबल AI और क्लाउड मार्केट में अग्रेसिव एक्सपेंशन की तैयारी कर रहा है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस ऑपरेशंस और मॉड प्रोक्योरमेंट रिसीट्स, इसे समझने के लिए ना एक छोटी सी एनालॉजी लेते हैं। हाँ, बताइए। जैसे हम अपने घर या शहर की सिक्योरिटी को अलग-अलग लेयर्स में अपग्रेड करते हैं ना। I mean, कहीं पेरीमीटर वॉल, कहीं CCTV कैमरास, कहीं मोशन सेंसर्स। तो ठीक वैसे ही भारत अपनी रक्षा प्रणाली को अपने डिफेंस सिस्टम को 360 डिग्री कैसे मजबूत कर रहा है। एक बहुत ही एप्ट एनालॉजी है। तो अगर हम रीसेंट मैप पॉइंट्स पर नजर डालें तो 3 अलग-अलग लोकेशंस हाईलाइट हो रही हैं। पोखरन, चांदीपुर और लक्षद्वीप, यानी एयर, लैंड और सी तीनों डोमेन्स कवर हो रहे हैं। एग्जैक्टली। और एग्जाम्स में सिर्फ इनके नाम नहीं आते। इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और मैकेनिज्म पूछी जाती है। सबसे पहले पोखरन को देखते हैं। वहाँ इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 कंडक्ट किया। राइट, वायु शक्ति 26। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा ड्रिल नहीं था, बल्कि एक मैसिव एयर पावर डेमोन्स्ट्रेशन था। अब एस्पिरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ऐसे मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस का रियल पर्पस क्या होता है। और शायद अपनी स्ट्रेंथ दिखाना। स्ट्रेंथ दिखाना तो है ही, पर इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ ताकत दिखाना नहीं है, बल्कि अलग अलग फाइटर जेट्स, रेडार सिस्टम्स और ग्राउंड कंट्रोल के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को टेस्ट करना है। अच्छा, मतलब रियल वॉर सिनेरियो में उनका कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, राइट? एग्जैक्टली, वही उसका अल्टीमेट टेस्ट है। आई सी। तो डिटरेंस और कोऑर्डिनेशन दोनों का टेस्ट। फिर हम आते हैं चांदीपुर ओडिशा की तरफ। यहाँ DRDO ने VSHORADs का सक्सेसफुली परीक्षण किया। अब यहाँ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक जेन्युइन सवाल आ सकता है। कैसा सवाल? वही कि जब हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज डिफेंस शील्ड्स ऑलरेडी हैं, तो इस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORDS की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? What's fascinating here is कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर का नेचर बिल्कुल बदल चुका है। हाँ। आज सबसे बड़ा थ्रेट सिर्फ दूर से आने वाली मैसिव मिसाइल्स नहीं है। तो फिर क्या है? ड्रोन्स। बिल्कुल। लो एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले छोटे कामिकाजी ड्रोन्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स। लॉन्ग रेंज रेडार्स अक्सर इन लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। ओह, आई गेट इट। तो VSHORDS स्पेसिफिकली उन्हीं थ्रेट्स के लिए है। हाँ, VSHORDS स्पेसिफिकली उन क्लोज रेंज थ्रेट्स को तुरंत न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रूप्स के लिए एक पोर्टेबल इमीडिएट डिफेंस शील्ड की तरह काम करता है। that makes perfect sense। बड़ी मिसाइल्स को तो हम इंटरसेप्ट कर लेंगे, पर छोटे ड्रोन्स के लिए ये शॉर्ट रेंज सिस्टम बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और तीसरा लोकेशन है लक्षद्वीप, जहां IAF के सदर्न एयर कमांड ने एक मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की, जिसका नाम है एक्सरसाइज कलारी लीप। कलारी लीप। हाँ। अगर हम जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखें तो लक्षद्वीप की मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारे ट्रेड रूट्स और इंडियन ओशन रीजन में किसी भी फॉरेन नेवल डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए कितनी वाइटल है, ये इस एक्सरसाइज से क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाता है। सही पकड़ा। तो एयर, लैंड और सी तीनों सिक्योर हो गए। अब थोड़ा डिफेंस फाइनेंस के नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी और बैंकिंग एग्जाम्स में फाइनेंशियल डेटा ही गेम चेंजर होता है। बिल्कुल, नंबर्स बहुत पूछते हैं। तो कैपिटल प्रोक्योरमेंट रिसीट्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में लगभग 5083 करोड़ रुपए के मैसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। वेट, 5083 करोड़, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, और ये कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइमरली ALH Mk3 MR हेलीकॉप्टर्स और VL शिट मिसाइल्स के लिए हैं।
एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगी। I mean, आजकल जब पूरी दुनिया अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स पर शिफ्ट हो रही है, तो भारत 5083 करोड़ का इतना बड़ा हिस्सा स्पेसिफिकली हेलीकॉप्टर्स पर क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्या ये थोड़ा आउटडेटेड अप्रोच नहीं लग रहा? देखिए, ये एक वैलिड डाउट है, लेकिन इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। ड्रोन्स सर्वेलेंस और स्ट्राइक के लिए बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। राइट। लेकिन भारत का बॉर्डर टेरेन बहुत कॉम्प्लेक्स है। चाहे वो हिमालयाज का हाई एल्टीट्यूड हो या डीप जंगल्स, वहाँ ट्रूप्स का रैपिड डिप्लॉयमेंट, लॉजिस्टिक सप्लाई और सबसे जरूरी मेडिकल इवैक्यूएशन सिर्फ हेलीकॉप्टर्स ही कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, मेडिकल इवैक्यूएशन ड्रोन्स तो नहीं कर सकते। वही तो, ALH Mark III उस रगेड टेरेन लॉजिस्टिक्स का बैकबोन है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने भी एक बड़ा मैरिटाइम स्टेप लिया है। क्या स्टेप है वो? उन्होंने 4 फ्यूल बार्जेस के निर्माण के लिए शॉफ्ट शिपयार्ड के साथ एक पैक्ट साइन किया है। फ्यूल बार्जेस यानी नेवी के चलते फिरते पेट्रोल पंप्स, राइट? एग्जैक्टली। अगर नेवी के पास मिड सी रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी आ जाए तो उनकी ऑपरेशनल एंड्योरेंस कई गुना बढ़ जाती है। शिप्स को बार बार पोर्ट पर लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। स्मार्ट मूव है। साथ ही चेन्नई में एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। INS अंजादीप को ऑफिशियली एक्टिव सर्विस में कमीशन कर दिया गया है। ओह, INS अंजादीप, जिसे मरीन सर्कल्स में डॉल्फिन हंटर भी कहा जाता है ना? हाँ बिल्कुल। ये नाम ही अपने आप में बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है। इसका क्या एग्जैक्ट रोल होने वाला है? और डेप्थ चार्जेस इक्विप्ड हैं, जो सबमरीन्स को ढूंढते हैं। हाँ, जो शैलो वाटर्स में छुपी हुई दुश्मन सबमरीन्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कोस्टल डिफेंस के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। वाओ। चलिए, डिफेंस सेगमेंट को क्लोज करने से पहले मिलिट्री और ग्लोबल ट्रांजिशंस देख लेते हैं। LT जन धीरज सेठ को नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी VCOAS अपॉइंट किया गया है। ओके, LT जन धीरज सेठ। और ग्लोबल स्टेज पर जिसका डायरेक्ट असर भारत पर पड़ेगा, 2 बड़ी न्यूज़ हैं। हाँ, मैं बताती हूँ। पड़ोसी देश नेपाल में बालिंद्र शाह, जिन्हें प्यार से बालिन शाह भी कहा जाता है, वो नेपाल के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। राइट, बालिन शाह। ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल में एक नया यंगर डेमोग्राफिक अब पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रहा है, जो शायद ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक अप्रोचेस को चैलेंज कर सकता है। और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक बड़ा ट्रांजिशन हुआ है। ईरान में आयतोला अली रेजा अराफी को इंटरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। ये भी काफी मेजर न्यूज है। कैंडिडेट्स को यह समझना होगा कि ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है और वहां की सुप्रीम लीडरशिप में कोई भी बदलाव ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, जो आगे चलकर इंडिया के इंपोर्ट बिल्स को अफेक्ट करता है। बिल्कुल। एब्सोल्यूट डोमिनो इफेक्ट। जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस का ये कोरिलेशन एग्जाम के लिए बहुत क्रूशियल है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये सेगमेंट मेरी पर्सनल रिसर्च का सबसे फेवरेट हिस्सा है। डीप टेक कॉरिडोर्स, हार्डवेयर, AI और एरोस्पेस पार्टनरशिप्स। ओह यस। यहाँ भारत का ट्रांजिशन एक टेक्नोलॉजी कंज्यूमर से टेक्नोलॉजी क्रिएटर की तरफ हो रहा है। ऑनेस्टली, जब मैंने इन सोर्सेज और आर्टिकल्स को आउटलाइन में देखा तो मुझे लगा जैसे किसी साई-फाई फिल्म का प्लॉट पढ़ रही हूँ। AI ब्रेन्स, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स, मतलब क्या ये वाकई में हमारी इमीडिएट टेक रियलिटी बन चुकी है? ये कंप्लीटली रियलिटी है अब, और ये रियलिटी 3 डिस्टिंक्ट पाइपलाइंस के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही है, जो आखिर में भारत की टेक इंडिपेंडेंस को इंश्योर करती हैं। अच्छा। चलिए पाइपलाइन 1 को देखते हैं, जिसे हम कहते हैं द AI एंड टेलीकॉम हब। यहाँ भारतीय एयरटेल और गूगल के बीच RCS मैसेजिंग पर एक मेजर पार्टनरशिप हुई है। RCS यानी रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज। एक आम मोबाइल यूजर के लिए ये शायद पुराने SMS का एक अपग्रेडेड मल्टीमीडिया वर्जन हो, जिसमें हाई रेस फोटोज और रीड रिसीट्स आते हैं। लेकिन मैक्रो लेवल पर इसका इम्पैक्ट क्या है? मैक्रो लेवल पर ये पूरा इकोसिस्टम बदल देता है। पहले बिजनेसेस SMS गेटवेज पर डिपेंडेंट थे। RCS के साथ बिजनेसेस डायरेक्ट इंटरैक्टिव एप्स की तरह मैसेजेस के अंदर ही कस्टमर सर्विस, पेमेंट्स और टिकटिंग हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐप डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं? एग्जैक्टली। ये टेलीकॉम डेटा फ्लोज को भारत के अंदर ही रखेगा। इसके आगे IBM ने बेंगलुरु में अपना संगम AI सेंटर एस्टैब्लिश किया है। संगम AI सेंटर, ओके। और साथ ही HCL टेक और IIT कानपुर मिलकर AI GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सॉल्यूशंस पर
काम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन ना बहुत ज़रूरी है ताकि रिसर्च सिर्फ लैब्स तक लिमिटेड ना रहे। अब आते हैं उस पार्ट पर जो मुझे रियली इंटरेस्टिंग लगा, पाइपलाइन 2 यानी डीप टेक हार्डवेयर वैनगार्ड। यहाँ आईएससी ने एक एआई ब्रेन को प्रोसेसर इनिशिएट किया है। कैंडिडेट्स को ना ये टर्म समझना होगा। हाँ, बताइए इसके बारे में। क्रो प्रोसेसर का मतलब है कि अब तक जो एआई कैलकुलेशंस क्लाउड सर्वर्स पर होती थी ना, वो अब सीधे आपके डिवाइस के हार्डवेयर चिप पर होंगे। ये प्रोसेसिंग स्पीड को ड्रास्टिकली बढ़ा देगा। सही कहा। और दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम सॉफ्टवेयर और एआई में तो आगे बढ़ रहे हैं, पर फिजिकल हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या? ट्रू। इसलिए METI यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने ईवीज के लिए एक 30 किलोवाट WBG इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम को फंड किया है। WBG मतलब वाइड बैंड गैप मटेरियल्स। ओह, WBG। हाँ, ये मटेरियल्स हाई टेम्परेचर्स और हाई वोल्टेजेस को ट्रेडिशनल सिलिकॉन से बेहतर हैंडल करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी लाइफ और एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। वाओ। लेकिन इस पाइपलाइन का सबसे डिसरप्टिव और स्ट्रेटेजिक मूव है गवर्नमेंट का नियोडीमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट पायलट प्लांट एस्टैब्लिश करना। वेट, नियोडीमियम मैग्नेट्स। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये वही रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं जिन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी का नमक या सॉल्ट कहा जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब दिखते छोटे हैं पर इनके बिना ना विंड टर्बाइंस चल सकते हैं, ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन सकते हैं और ना ही स्मार्टफोन्स वाइब्रेट कर सकते हैं, राइट? आपने बिल्कुल सही समझा। और इन मैग्नेट्स की सप्लाई चेन के लिए पूरी दुनिया अभी तक लगभग एक ही देश पर डिपेंडेंट थी। राइट। ये नया पायलट प्लांट भारत की टेक सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने और रॉ मटेरियल्स में आत्मनिर्भरता लाने की तरफ एक मॉन्यूमेंटल स्टेप है। बहुत बड़ी बात है। अब हम पाइपलाइन 3 पर चलते हैं, जो एरोस्पेस और साइंस पर फोकस करती है। चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन, जिसका नाम अग्नित है, उसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। एक इंजन को असेंबल करने के बजाय सीधा प्रिंट करना। इसका डायरेक्ट लॉजिक ये है कि जब आप हजारों अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के बजाय पूरा इंजन एक ही सिंगल पीस में 3D प्रिंट करते हैं, तो फेलियर पॉइंट्स यानी जहां से इंजन लीक या टूट सकता है, वो लगभग खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, फेलियर प्रोबेबिलिटी मिनिमाइज हो जाती है। कॉस्ट और टाइम दोनों की मैसिव बचत। साथ ही BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बेलेट्रिक्स एरोस्पेस मिलकर VLEO यानी वेरी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट प्रोपल्शन को एडवांस कर रहे हैं। हाँ, VLEO सैटेलाइट्स नॉर्मल सैटेलाइट से धरती के बहुत करीब उड़ती हैं। इसका फायदा ये है कि डेटा लेटेंसी यानी जो डिले होता है वो बहुत कम हो जाता है और अर्थ ऑब्जर्वेशन की इमेज क्वालिटी अल्ट्रा शार्प आती है। ओह नाइस। और मैपिंग के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया और केरला डिजिटल यूनिवर्सिटी ने एक जियोस्पेशल MOU साइन किया है। ये तीनों पाइपलाइंस ना साफ इशारा कर रही हैं कि आने वाली इकोनॉमी टोटली डीप टेक ड्रिवन होगी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं स्टेट लेवल डायनामिक्स पर। यहाँ हम मेगा बजट्स, सेमीकंडक्टर्स और कल्चरल इनिशिएटिव्स का डीप डाइव करेंगे। इन सोर्सेस को पढ़ते वक्त ना एक अजीब सा पैटर्न दिखा मुझे। जैसे स्टार्टअप्स की दुनिया में हर कंपनी अपना एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, एक USP बनाती है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ हर राज्य वैसे ही बिहेव कर रहा है। काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। कोई स्टेट मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई सोशल इंक्लूजन या हेरिटेज को अपना कोर स्ट्रेंथ बना रहा है। ये फ्रेमवर्क बिल्कुल सही है। चलिए स्टेट्स का ब्रेकडाउन करते हैं ताकि एस्पिरेंट्स इन मॉडल्स को समझ सकें। सबसे पहले हरियाणा को देखते हैं। वहां के CM नियाब सिंह सैनी ने 2.23 लाख करोड़ का मैसिव बजट पेश किया है। राइट। व्हाट्स क्रूशियल हियर इज कि इस बजट में लगभग 10.28% का शार्प इंक्रीज देखा गया है। 10% से ज्यादा का जंप किसी भी स्टेट इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा होता है। इस तरह के डबल डिजिट जंप्स का मैक्रो इकोनॉमिक लॉजिक ये होता है कि स्टेट हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहा है, जिससे हाईवेज, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रीज बनेंगी और उससे जॉब्स का एक बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। एग्जैक्टली। सही कहा। और छत्तीसगढ़ में भी फाइनेंस मिनिस्टर OP चौधरी ने 1.72 लाख करोड़ का एनुअल बजट पेश किया। दोनों राज्यों का मॉडल कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ पर बेस्ड है, लेकिन महाराष्ट्र का अप्रोच थोड़ा अलग और हेविली सोशल इक्विटी पर फोकस्ड है। महाराष्ट्र के सोंदाला गांव ने खुद को ऑफिशियली एक कास्ट फ्री विलेज घोषित किया है। ये एक बहुत बड़ा सोशल कैपिटल माइलस्टोन है।
उसके साथ ही महाराष्ट्र स्टेट ने डिफरेंशियली एबल सिटीजन्स के लिए दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है और एक सक्षम स्किल सेंसस शुरू किया है। हाँ, इनका एम्बिशियस टारगेट है कि 2027 तक 15,000 लोगों की मैपिंग और अपस्किलिंग की जाए। इनको फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ना एक सच्ची इंक्लूसिव ग्रोथ का एग्जाम्पल है। बिल्कुल। अब आते हैं मेरी फेवरेट टेक स्टेट की तरफ, मतलब गुजरात। हाँ, गुजरात ने हाल ही में सेमीकनेक्ट इवेंट में 1600 करोड़ रुपए की फंडिंग सिक्योर की है। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि सनंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा भारत का पहला सेमीकंडक्टर ATMP फैसिलिटी इनॉग्रेट किया गया है। ATMP यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग। एस्पिरेंट्स को ना क्लियर होना चाहिए कि चिप्स सिलिकॉन वेफर्स पर बनती हैं, लेकिन उन वेफर्स को काटकर टेस्ट करके उन्हें उन छोटे काले चिप्स में कन्वर्ट करना जो हमारे फोन्स में लगते हैं, वो काम इस ATM फैसिलिटी में होता है। ये सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का फाइनल और सबसे लेबर इंटेंसिव स्टेप है। बिल्कुल। दूसरी तरफ राजस्थान एक कंप्लीटली डिफरेंट कल्चरल अप्रोच ले रहा है। उनके कल्चरल हेरिटेज इनिशिएटिव के तहत हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट जगहों के पुराने नाम रिवाइव किए गए हैं। अच्छा, जैसे माउंट आबू का नाम बदलकर अबुराज किया गया है, कामान अब कामवान बन गया है और जहाजपुर को याग्यापुर का नाम दिया गया है। ये कल्चरल टूरिज्म को बूस्ट करने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ओह वाओ, ओके। अब साउथ और नॉर्थ की दो और यूनिक इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। तमिलनाडु ने नामाकल डिस्ट्रिक्ट के कोली हिल्स में अपना पहला डार्क स्काई पार्क खोला है। डार्क स्काई पार्क ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन को स्ट्रिक्टली ब्लॉक किया जाता है। इससे ना सिर्फ एस्ट्रोनॉमर्स को क्लियर आसमान मिलता है, बल्कि जो नॉक्टर्नल इकोलॉजी है, यानी रात में जागने वाले पशु पक्षी, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी था। और आखिर में दिल्ली गवर्नमेंट ने विमेन एम्पावरमेंट को टारगेट करते हुए सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली नाम से 4 नए विमेन सेंट्रिक वेलफेयर प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। ओके, 4 प्रोग्राम्स। जब महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो पूरी फैमिली की हेल्थ और एजुकेशन मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती हैं। ये ह्यूमन कैपिटल में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। हर स्टेट का अपना एक डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक फ्लेवर है। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पहुंच गए हैं इस डीप डाइव के आखिरी और सबसे इंट्रीगिंग सेक्शन पर, इकोलॉजिकल अकॉर्ड्स, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और द कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। यहाँ मैं एक बहुत बेसिक सवाल उठाना चाहती हूँ और शायद बहुत से एस्पिरेंट्स भी यही सोच रहे होंगे। हमने पिछले 15 मिनट में लगातार AI, मेगा बजट्स, 3D प्रिंटेड टेक और डिफेंस मिसाइल्स की बात की। हाँ, इस अग्रेसिव डेवलपमेंट की रेस में क्या हम नेचर यानी इकोलॉजी को पीछे नहीं छोड़ाए हैं? ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है, लेकिन यहाँ जो डेटा और रिपोर्ट्स हम एनालाइज कर रहे हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। वो कैसे? आज एडमिनिस्ट्रेशन और इकोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, बल्कि एक नए इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले गवर्नेंस पोर्टल्स देखिए। दिल्ली ने सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस जल्दी सॉल्व करने के लिए CM जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। राइट। और केरला ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस के लिए मी हेल्थ मोबाइल ऐप शुरू किया। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जहां इंसान और जंगल आमने सामने आते हैं वहां इनोवेशन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट हनुमान, राइट? जैसे जैसे एग्रीकल्चरल लैंड्स और हाईवेज एक्सपैंड हो रहे हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंसिडेंट्स तेजी से बढ़ गए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। बिल्कुल, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है वो सोचिए। इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ड्रोन सर्वेलेंस और जियो फेंसिंग का यूज किया जा रहा है, ताकि एनिमल्स के गांव की तरफ आते ही फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और लोकल्स को पहले अलर्ट मिल जाए। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी सेविंग लाइव्स ऑन बोथ साइड्स। और एक्सट्रीम नॉर्थ में देखें तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए सीधे इंडियन आर्मी के साथ एक क्रिटिकल MOU साइन किया है। आर्मी के साथ? हाँ, लद्दाख का टेरेन इतना हार्श है कि वहां सिर्फ आर्मी की प्रेजेंस और उनका लॉजिस्टिक नेटवर्क ही पोचर्स को रोकने और रेयर स्पीशीज को मॉनिटर करने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद कर सकता है। ओह, आई सी। और इकोलॉजी पैक्ट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल ने एक मेजर एग्रीमेंट साइन किया है। हाँ, वेस्ट बंगाल ने GIZ और SMG के साथ मिलकर इच्छामती और जलांगी रिवर्स के मास्टर प्लान्स पर पैक्ट साइन किया है। नदियों का रिजुवेनेशन सिर्फ पानी साफ करना नहीं होता। इसका अंडरलाइंग लॉजिक ये है कि पूरे कैचमेंट एरिया, वहाँ की सॉइल क्वालिटी और डिपेंडेंट फिशरीज को रिवाइव करना पड़ता है। सही पॉइंट है।
साथ ही त्रिपुरा ने भी आगे बढ़कर अपना पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है, जिसका प्राइमरी फोकस सस्टेनेबल और ग्रीन सॉल्यूशंस पर होगा। और ग्रीन माइलस्टोन्स में इस महीने सबसे बड़ा रिकॉर्ड वाराणसी ने सेट किया। अच्छा, क्या रिकॉर्ड बनाया? वाराणसी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। उन्होंने बिल्कुल 1 घंटे के अंदर एग्जैक्टली 2,51,446 सैपलिंग्स यानी पौधे लगाए। वेट, लगभग 2.5 लाख पौधे 1 घंटे में? हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। 2.5 लाख पौधे 1 घंटे में लगाने के लिए जिस लेवल का लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन और मास पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए, वो एक केस स्टडी है। ट्रूली इम्प्रेसिव। अब चलते हैं इस डीप डाइव के सबसे फैसिनेटिंग हिस्से पर, जिसे हम द कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज कहते हैं। ओह यस, ये ऐसी डिस्कवरीज हैं जो किसी को भी हैरान कर दें। हाल ही में रिसर्चर्स को प्री-कैम्ब्रियन रॉक्स में अर्थ के अर्लीस्ट एनिमल्स यानी इस ग्रह के सबसे शुरुआती जीवों के ट्रेसेस मिले हैं। और केरला की साइलेंट वैली में तो एक बायोलॉजिकल मिरेकल हुआ है। वहाँ अर्थवर्म्स यानी केचुओं की 2 इंटायरली न्यू स्पीशीज खोजी गई हैं। और कैंडिडेट्स को इनकी एज सुनकर शॉक लगेगा। वो कितनी पुरानी है? ये प्रजातियां 541 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी हैं। सोचिए, 541 मिलियन ईयर्स। इन अर्थवर्म्स ने अर्थ पर आए मल्टीपल मास एक्सटिंक्शंस, चाहे वो आइस एज हो या एस्ट्रॉइड स्ट्राइक्स, सबको सरवाइव किया है। इनका सबटेरेनियन यानी जमीन के अंदर का इकोसिस्टम इनको एवोल्यूशन के हर एक्सट्रीम फेज में बचाता रहा। अमेजिंग। एक और डिस्कवरी असम से आई है। वहाँ एक नई ब्लाइंड मिनिएचर फिश स्पीशीज खोजी गई है, जिसका नाम रखा गया है गिचक नाकानी। ब्लाइंड मिनिएचर फिश, इसके पीछे की एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बहुत दिलचस्प है। कैसे? ये छोटी मछलियां अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स और डार्क केव्स में रहती हैं। लाखों सालों तक अंधेरे में रहने के कारण इनकी आंखें डेवलप होना ही बंद हो गई, क्योंकि बायोलॉजी का असूल है कि जो अंग काम नहीं आता, बॉडी उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। वाओ, नेचर का ऑप्टिमाइजेशन यहाँ साफ दिखता है। और नेचर को ऑप्टिमाइज करने का एक आखिरी टेक्सपेक एग्जाम्पल देखते हैं, जो इन सभी सेक्शंस को आपस में जोड़ता है। हमारा कच्छ रीजन एक वाटर स्कार्स यानी पानी की भारी कमी वाला इलाका है। राइट, वहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ सोलर पावर जनरेट करने के लिए मैसिव सोलर पैनल्स लगे हैं, लेकिन उन पैनल्स पर धूल जम जाती है और उन्हें साफ करने के लिए हजारों लीटर पानी वेस्ट करना किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया? वहाँ एडवांस्ड वाटरलेस रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम्स डिप्लॉय किए गए हैं। ओ रोबोट्स। हाँ, ये रोबोट्स बिना एक बूंद पानी यूज किए माइक्रोफाइबर ब्रशेस और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के मैकेनिज्म से उन पैनल्स को चमका देते हैं। टेक्नोलॉजी और नेचर का एक परफेक्ट हार्मोनियस बैलेंस। वाह, यही वो प्रोवोकेटिव थॉट है जिसके साथ हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। एस्पिरेंट्स, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि कैसे ये चारों अलग अलग सेक्शंस आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कुछ के ये वाटरलेस रोबोट्स ये क्लियरली प्रूव करते हैं कि जो डीप टेक इनोवेशन हमने पाइपलाइन 2 में डिस्कस की, वो असल में सेक्शन 4 के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बचा रही है। एग्जैक्टली। एग्जाम्स में आजकल जो टफेस्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो ऐसे ही अलग अलग फील्ड के डॉट्स को कनेक्ट करने से बनते हैं। टेक को नेचर से और नेशनल डिफेंस को स्टेट इकोनॉमी से इंटरलिंक करना ही अल्टीमेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। एब्सोल्युटली, ब्रिलियंट पॉइंट। फैक्ट्स को आइसोलेट करके बस रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। उनको आपस में इंटरलिंक कीजिए, उनके पीछे का व्हाई और हाउ समझिए। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि सभी कैंडिडेट्स ने इस डीप डाइव को थोरोली एंजॉय किया होगा और अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर लिया होगा। अब आप कॉन्फिडेंटली उन पीडीएफ्स और नोट्स को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि उन नंबर्स और फैक्ट्स के पीछे की असल कहानी क्या है। सही कहा। अगर सभी एस्पिरेंट्स को आज का ये इन डेप्थ एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगा, तो बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि इस डीप डाइव को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी कैंडिडेट्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।